गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, इससे पहले हमने गांधी जी के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है रिलीजन का, किन किन रिलीजन का इम्पैक्ट पड़ा है और किन किन पर्सनालिटीज़ का और किन किन विचारों से वो इम्पैक्ट हुए हैं उसके बारे में देख रहे थे। उसी में आगे बढ़ेंगे कि गांधी जी के जीवन के जो सबसे इम्पोर्टेंट पिलर थे उनके बारे में जानेंगे। दो सबसे इम्पोर्टेंट पिलर थे, वो था एक सत्याग्रह, दूसरा था सत्य के प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, तो सत्य के प्रयोग क्या थे? गांधी जी का व्यक्तिगत जीवन। और सत्याग्रह क्या था? गांधी जी का सार्वजनिक जीवन। ठीक है, सत्य के प्रयोग का क्या मतलब है कि स्वयं को बदलना था। सत्याग्रह का मतलब था कि समाज को बदलना था। तो ये दो पिलर थे उनके, यानी खुद को बदलो फिर समाज को बदलो। पहले अपने आप में बदलाव करना है, फिर सोसाइटी में कोई बदलाव करना है। जब मैं ही नहीं बदल सकता अपने आप को तो फिर मैं सोसाइटी को क्या बदलूंगा? ये उनकी विचारधारा थी। इसलिए सत्य के प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद सत्याग्रह करते हैं। यानी पहले अपने आप को बदलो, फिर समाज को बदलो। तो सत्याग्रह का क्या मतलब है? इसको तोड़ेंगे तो सत्य प्लस आग्रह, यानी सत्य पे दृढ़ रहना। तो गांधी जी का मतलब यह था कि सत्य के लिए लड़ना, लेकिन बिना नफरत के, बिना हिंसा के और बिना बदले की भावना के कि हमको बदला लेना है, ऐसा नहीं। ठीक है, तो कहानी समझिए। मान लीजिए कि उस स्कूल में प्रिंसिपल ने गलत नियम बना दिया है। उस स्कूल में एक प्रिंसिपल है जिसने गलत नियम बना दिया है। अब दो विकल्प है कि आप चुप रहिए, तो ये क्या हो जाएगी? चुप रहना कायरता हो जाएगी। दूसरा विकल्प है कि उस स्कूल में तोड़-फोड़ कर देना, यानी हिंसा कर देना है। तीसरा विकल्प आता है कि शांतिपूर्ण विरोध करिए। ठीक है? ज्ञापन दीजिए उनको, हस्ताक्षर अभियान चलाइए, बातचीत करिए। यानी ये जो तीसरा विकल्प है शांतिपूर्ण विरोध करना, यानी आप सत्याग्रह कर रहे हैं, सत्य के प्रति दृढ़ हैं। तो 3 विकल्प है, एक तो चुप रहिए, दूसरा तोड़-फोड़ मचा दीजिए, तीसरा शांतिपूर्ण विरोध करिए। अभी जो आप देख रहे हैं जंतर-मंतर पे जो अ, कॉ सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी ने किया, वो क्या था? सत्याग्रह। क्या माँग रहे हैं? इस्तीफ़ा दो। एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफ़ा दें और अकाउंटेबिलिटी कोई उनकी बन नहीं रही है, तो आप इस्तीफ़ा दीजिए। तो ये तीसरा विकल्प चुना उन्होंने, शांतिपूर्ण विरोध करना, ना कि पहला या दूसरा। तो सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? सत्याग्रह का उद्देश्य के बारे में बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अंग्रेज़ों को हराना था, ऐसा। तो इसका जवाब है नहीं। गांधी जी का उद्देश्य था कि अंग्रेज़ों का हृदय परिवर्तन कराना। और आप देखेंगे कि बहुत सारे जिन-जिन पे गांधीवाद का इम्पैक्ट पड़ा है, उन्होंने अपने-अपने कहानियों, उपन्यास में हृदय परिवर्तन जैसी चीज़ों को दिखाया है। सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है प्रेमचंद। प्रेमचंद जी की जितनी भी कहानियाँ आप पढ़ेंगे, उनके लास्ट में आप देखेंगे जो भी कैरेक्टर होता है, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। जैसे बूढ़ी काकी का देख लीजिए, बूढ़ी काकी जो कहानी है प्रेमचंद जी का, उसमें आप लास्ट में देखेंगे तो कैरेक्टर्स का हृदय परिवर्तन दिखाया गया है। ठीक है? उदाहरण के लिए, अगर कोई आपका दुश्मन है, तो हिंसा क्या कहेगी कि उन्हें नष्ट कर दो, मार दो, खत्म कर दो। सत्याग्रह क्या कहेगा कि उसे समझाओ और उसके विवेक को जगाओ। तो सत्याग्रह के 4 आधार हैं। पहला सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है आत्मबल, चौथा है प्रेम। सत्याग्रह के ये 4 आधार हैं। सत्य बोलिए, लड़ाई मत करिए, आत्मबल मतलब दूसरों को कष्ट नहीं देना है, खुद कष्ट सह जाना है। अगर आप में इतना बल है तो आत्मबल मजबूत रखिए अपना, खुद कष्ट सहने के लिए तैयार रहिए, बजाए कि दूसरों को कष्ट पहुँचाना। ठीक है, जैसे अनशन वगैरह कर लेना, लाठीचार्ज हो गया तो लाठीचार्ज सह जाना, ये सारी चीज़ें, जेल जाना, ये आत्मबल का उदाहरण है। और चौथा है प्रेम। सत्याग्रह के 4 आधार, आत्मबल, प्रेम, अहिंसा और सत्य। ठीक है? और सत्याग्रह का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण कौन-सा है? दांडी मार्च, सॉल्ट मार्च। ब्रिटिश सरकार ने नमक पर टैक्स लगा दिया था। गांधी जी ने इसके लिए दांडी मार्च किया, सॉल्ट मार्च किया। ठीक है? हिंसक तरीका क्या होता? कि अगर ब्रिटिश ने नमक पर टैक्स लगाया तो सरकारी दफ्तर में आग लगा दो जाके, मारो-पीटो। लेकिन गांधीवादी तरीका क्या था कि 390 किलोमीटर तक वो पैदल चले, समुद्र तक पहुँचे और खुद नमक बनाया।
मतलब एक प्रतीकात्मक अर्थ में गांधी जी ने नमक उठा के नमक बनाया, तो वो हो गया कि नमक कानून टूट गया, हमने अपना खुद का नमक बनाया है। यही क्या था? ये सत्याग्रह था। अब माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, क्या है ये? ये गांधी जी की आत्मकथा है। ठीक है, लोगों लेकिन ये तो बहुत साधारण आत्मकथा नहीं है। लोगों को लगता है कि बहुत ही साधारण है, जैसे लोग सभी अपने जीवन के बारे में बताते तो वही होगा। ऐसा कुछ है नहीं, जब आप पढ़ेंगे तो ऊपर से नीचे तक हिल जाएँगे कि उन्होंने क्या-क्या लिखा है उसमें। ठीक है? सामान्य आत्मकथा क्या होती है कि मैं क्या उपलब्धि हासिल की है या मैं कितना महान हूँ, इसी के बारे में सारी चीज़ें होती है उसमें। लेकिन गांधी जी की आत्मकथा में क्या है कि मैंने गलती क्या की है, मैंने क्या सीखा है, मैं क्या कैसे बदला, अपने आप को कैसे चेंज किया, इन सब के बारे में लिखा होगा। बहुत सारी गलतियाँ ऐसी आप पढ़ेंगे कि आपको लगेगा कि हमने गांधी जी के बारे में इतना महानता के बारे में पढ़ा है और गांधी जी ये सब लिख के गए हैं। तो एक बार पढ़िएगा ज़रूर, पता चलेगा। गांधी जी की आत्मकथा। तो गांधी जी ने सत्य के प्रयोग क्यों कहा? गांधी जी ने सत्य के प्रयोग क्यों कहा? क्योंकि वे खुद को संत नहीं मानते थे। ठीक है, वे क्या कहते थे कि मैं एक वैज्ञानिक की तरह सत्य की खोज कर रहा हूँ। जैसे वैज्ञानिक जो ऐसे प्रयोग करते हैं ना, साइंटिस्ट वगैरह, वैसे गांधी जी जीवन में प्रयोग करते थे। इसीलिए उदाहरण के लिए समझिए, बचपन में चोरी हुई तो गांधी जी ने चोरी की, फिर बाद में पछताए। उन्होंने अपने पिता को पत्र लिखकर स्वीकार किया कि मैंने चोरी की है और पिताजी से माफी मांगा कि मुझे माफ कर दीजिए। तो ये क्या था? गांधी जी का पहला प्रयोग था सत्य के साथ। ये गांधी मतलब अपने घर में चोरी करी थी तो उसके बारे में माफी मांग रहे, बता रहे कि मैंने चोरी की थी। तो उन्होंने क्या सीखा इससे? सत्य जो है, सत्य आत्मा को मुक्त करता है। इस चीज से उन्होंने सीखा कि अगर आप स्वीकार कर लेते हैं गलती को, तो सत्य जो है आत्मा को मुक्त कर देगा इससे। ठीक, ये प्रयोग था। दूसरा था भोजन का प्रयोग। गांधी जी लगातार प्रयोग करते रहे कि शाकाहार खाए, फल फल साग सब्जियां खाए, उपवास करे, ये सब करें। क्यों? क्योंकि वे देखना चाहते हैं कि कौन सा भोजन शरीर और मन को शुद्ध करता है, रखता है, इसके बारे में। तो ये प्रयोग था उनका दूसरा। तीसरा प्रयोग था ब्रह्मचर्य का प्रयोग। गांधी जी क्या मान रहे थे कि यदि व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेगा तो वो समाज की बेहतर सेवा कर सकता है। बहुत प्रैक्टिकल है ये कि अगर अपनी इच्छाओं पे काबू पा लिया जाए तो आराम से वो समाज के लिए काम कर सकता है। ठीक है। चौथा एग्जाम्पल ये अहिंसा का प्रयोग। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इसका प्रयोग किया पहली बार, वहां सत्याग्रह का जन्म हुआ। दक्षिण अफ्रीका में जानते ही उन्होंने क्या किया था? पहला प्रयोग था इनका अहिंसा का। ठीक, फिर वहीं से उसके बाद वो इंडिया आए और फिर इंडिया में ये पूरे मास लेवल पर इसका प्रयोग किया। सत्य और सत्याग्रह और सत्य के प्रयोग का संबंध क्या है? पहला चरण क्या होता है? गांधी जी ने स्वयं पर प्रयोग किया सत्य के प्रयोग का। फिर दूसरा चरण क्या आया? उन्होंने वही सिद्धांत समाज पर लागू कर दिया, यानी सत्याग्रह किया। तो पहले गांधी जी ने स्वयं जो है सत्य, अहिंसा और आत्म संयम का अभ्यास किया, खुद पर अभ्यास किया। फिर उन्हीं मूल्यों से चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, नमक सत्याग्रह चलाया। पहले खुद को बदलो, फिर समाज को बदलो। इसीलिए सत्य के प्रयोग फिर सत्याग्रह, यानी पहले खुद को चेंज करना है, अपने आप को बदल लेना है, फिर जाके हम समाज को बदलेंगे। ये सोच थी इनकी। आधुनिक जीवन में कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं? छात्र, स्टूडेंट कैसे कर सकते हैं सत्य के प्रयोग का? कि नकल नहीं करें, अपनी कमजोरी को पहचानने की कोशिश करें। ठीक है। सत्याग्रह का कैसे करेंगे? यदि स्कूल में अन्याय होगा तो उसका शांतिपूर्ण विरोध करें। पत्रकार है तो सत्य के प्रयोग कैसे करेंगे? तथ्यों की जांच करें। सत्याग्रह कैसे करेंगे? फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा के खिलाफ खड़ा होना, ये उनका सत्याग्रह है। आज जो फैक्ट चेकिंग का काम करते हैं, जो गलत इंफॉर्मेशन होती है, फेक न्यूज, उसको उजागर करते हैं, तो एक तरह का सत्याग्रह कर रहा है। प्रशासन में सत्य के प्रयोग कैसे होगा? कि ईमानदार अधिकारी बनना। अगर आप आईएएस ऑफिसर बनते हैं तो एक ईमानदार आईएएस ऑफिसर बनना। और सत्याग्रह कैसे करेंगे? कि भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ नैतिक साहस दिखाना, मोरल करेज दिखाना। समझ में आया? तो सत्य के प्रयोग में क्या क्या आएगा? सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, पर्सनालिटी इंटीग्रिटी, आत्मशुद्धि और व्यक्तिगत सत्य और चरित्र निर्माण। और सत्याग्रह में क्या आ जाएगा? कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, पब्लिक एक्शन और सामाजिक न्याय, सामूहिक सत्य और राष्ट्र का निर्माण, ये सत्याग्रह में आएगा। ठीक है। तो महात्मा गांधी के लिए सत्य के प्रयोग व्यक्तिगत स्तर पर सत्य, अहिंसा और आत्म संयम और नैतिकता की खोज की प्रक्रिया थी। जबकि सत्याग्रह क्या था?
उसी सत्य को सामाजिक और राजनीतिक जीवन में लागू करने का माध्यम था। तो सत्याग्रह का उद्देश्य जो है विरोधी का विनाश नहीं, विरोधी का विनाश करना नहीं था, बल्कि उसके हृदय परिवर्तन के माध्यम से न्याय और सत्य की स्थापना करना था। और इस प्रकार क्या है, सत्य के प्रयोग गांधी जी के आत्मनिर्माण का साधन थे और सत्याग्रह समाज एवं राष्ट्र निर्माण का साधन। समझ में आ गया? तो सत्य के प्रयोग ने गांधी जी को महात्मा बनाया और सत्याग्रह ने महात्मा को राष्ट्रपिता बनाया। इस तरीके से समझेंगे। अब देखिए, गांधी जी जो है सत्य को ईश्वर मानते थे, ये याद रखिएगा। तो गांधी जी जो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको, तो वो केवल ये याद रखते हैं कि गांधी जी सत्य को ईश्वर मानते थे। लेकिन यूपीएससी क्या पूछेगा कि सत्य तक पहुंचने के लिए व्यक्ति में कौन कौन से गुण होने चाहिए। ठीक है, अब हम इसी पे बात करेंगे कि सत्य तक पहुंचने के लिए व्यक्ति में कौन कौन से गुण होने चाहिए। गांधी जी कहते थे कि सत्य जो है हिमालय की चोटी की तरह है, वहां पहुंचने के लिए साधना, अनुशासन और चरित्र चाहिए। इन 15 अर्हताओं को देखिए, 15 है, ऐसे 15 गुण है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आईएएस बनना चाहता है, तो आईएएस बनना क्या है, सत्य तक पहुंचना है। और ये जो 15 गुण अभी बताए जाएंगे उस तैयारी के साधन कि आपको आईएएस बनना है तो इन 15 चीजों को मानना पड़ेगा, या सत्य तक पहुंचना है तो आपको इन 15 चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। ये पाठ है आपके। पहला है अहिंसा, किसी को मन वचन कर्म से चोट नहीं पहुंचाना है। ठीक है, आपका मित्र आपकी आलोचना करता है, कर दिया आपकी बेइज्जती कर दी एक तरीके से, तो सामान्य व्यक्ति क्या करेगा, गाली दे देगा। गांधीवादी व्यक्ति क्या रहेगा, शांत रहेगा। ठीक है, शांत रहकर समझ जाएगा, समझने की कोशिश करेगा कि गाली क्यों दे रहा है। और सत्य से संबंध क्या है कि क्रोध जो है मन को आपके अंधा बना देता है और अहिंसा जो है मन को शांत रखती है। ये सत्य से संबंध है इसका, कि क्रोध मन को अंधा कर देगा और लड़ाई झगड़ा न करना, वायलेंस न करना मन को शांत रखती है। दूसरा क्या है, ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर नियंत्रण, इच्छाओं पर नियंत्रण। तो आज के स्टूडेंट्स के लिए एग्जांपल से समझिए, जो इंस्टाग्राम रील और गेमिंग में घंटों घंटों अपना जीवन बर्बाद कर रहे होते हैं, समय बर्बाद करते हैं। ठीक है, ये उनके लिए। गांधीवादी दृष्टिकोण क्या कहेगा कि ऊर्जा को लक्ष्य की ओर लगाइए, जो भी आप में एनर्जी है प्रयास करिए कि उसको एक सही दिशा दीजिए, ये न कि केवल इंस्टाग्राम रील गेमिंग में अपना समय बर्बाद करिए। ठीक, यूपीएससी वाला एग्जांपल देख लीजिए, रोज आप 6 घंटे सोशल मीडिया पे दे देंगे, एकाग्रता जो आपका कंसंट्रेशन लेवल है खत्म हो जाएगा और सत्य की खोज जो है मुश्किल हो जाएगी। अगर आप यूपीएससी में पास होना चाहते हैं तो आपको क्या करने का, 6-7 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा पढ़ना पड़ेगा। इससे क्या होगी, आपकी एकाग्रता लौटेगी और आप आईएएस बनने की तरफ बढ़ जाएंगे। तीसरा है अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा संग्रह नहीं करना है। उदाहरण के लिए, आपके पास जो है 10 जोड़ी जूते, 20 टी-शर्ट है, 5 मोबाइल है, मतलब बहुत ज्यादा रख ली है, इतना सब कुछ है, जरूरत ही नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी फैशन करना है, फैशन में इतना लगा दिया, जरूरत ही नहीं थी, कम में हो जाता। ठीक है, लेकिन जरूरत केवल एक ही की है, इतना इतना सारा चीजें इस्तेमाल कर लिया। तो अपरिग्रह नहीं करना है, अपरिग्रह को फॉलो करना है, जरूरत से ज्यादा नहीं रखना है। गांधी जी होते तो क्या बोलते कि अत्यधिक संग्रह जो सत्य से दूर ले जाता है। ठीक वैसे ही यूपीएससी में बहुत ज्यादा आप ध्यान भटकाएंगे खाने पीने पे, बहुत ज्यादा शॉपिंग करने पे, बहुत ज्यादा इकट्ठा करने पे, या बहुत ज्यादा सोर्सेस इकट्ठा करने में, तो ध्यान क्या हो जाएगा, भटक जाएगा और जो यूपीएससी से दूर हो जाएंगे। रिलायबल सोर्सेस हो 1 से 2, मोर देन इनफ है। उसके बाद प्रैक्टिस पे सब डिपेंड करता है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करना और प्रैक्टिस करना, उसी से होता है। चौथा है अस्तेय, चोरी न करना। ठीक है, हाँ, आज का एग्जांपल समझिए, इंटरनेट से किसी का लेख कॉपी करके अपना नाम लगाना, चोरी नहीं करना है किसी भी तरीके से। असाइनमेंट कॉपी पेस्ट कर देना किसी का, अस्तेय का उल्लंघन है। निर्भयता, डर नहीं होना चाहिए, सत्य बोलने का साहस होना चाहिए। अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो सत्य बोलिए, कहीं भी रहिए, ऑफिस में रहिए, आप आईएएस बन गए तब भी, डरपोक नहीं बनना है। ठीक है, गांधीवादी क्या बोलेगा, सच बोलिए, डरपोक चुप रहेगा और गांधीवादी सच बोलेगा। और सत्य से संबंध इसका क्या है कि डर और सत्य साथ नहीं चल सकते, डर और सत्य एक साथ नहीं चल सकते, ये इसकी शर्त है।
छठा है आत्मशुद्धि, यानी मन की सफाई करना। तुम किसी की सफलता देखकर जलने लगते हो। आप जो है किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या भाव में आ जाते हैं कि वो सफल हो गया, मैं नहीं सफल हो पाया। तो क्या है, ये गड़बड़ी है। जलन भावना नहीं आनी चाहिए मन के अंदर। गांधी जी क्या कहते हैं, पहले मन से ईर्ष्या हटाओ। क्यों? क्योंकि गंदा दर्पण जो है साफ तस्वीर नहीं दिखाता है। समझ में? गंदा दर्पण साफ तस्वीर नहीं दिखाएगा। दर्पण मतलब आईना। फिर सातवां है विनम्रता। मैं सब नहीं जानता, ये वाला भाव मन में आना। तो ये क्या है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, तो वो क्या है, अहम भाव में है। विनम्रता क्या है, जानता हूँ लेकिन सब कुछ नहीं जानता। उदाहरण से, अगर कोई यूपीएससी का एस्पिरेंट है, ये सोचे कि मुझे सब आता है, यहीं से जब उसको सब आता है तब वो सीखना बंद कर देगा। ठीक है, जिसमें ये भाव आ गया कि मुझे तो सब आता है, तो वो सीखना बंद कर देगा। तो गांधी जी क्या बोलते हैं कि सत्य का खोजी हमेशा विद्यार्थी रहता है। सत्य का खोजी जो है हमेशा विद्यार्थी रहता है। समझ में आया? आठवां, धैर्य और दृढ़ता। मान लीजिए आप यूपीएससी में 3-4 बार असफल हो गए, सामान्य व्यक्ति क्या करेगा, हार मान लेगा। और सत्य का साधक जो रहेगा वो प्रयास जारी रखेगा। कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, करता रहेगा। ठीक। तो गांधी जी ने स्वतंत्रता जो है एक दिन में नहीं पाई। गांधी जी भी बहुत सारे आंदोलन करते थे, विफल होते थे, आंदोलन करते थे, विफल होते थे, आंदोलन करते थे, विफल होते थे। लेकिन वो ट्राई करना नहीं छोड़ा उन्होंने। वो कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, गांधी जी लगे रहे, हर बार ट्राई करते रहे। नौवां, बुद्धि का सही उपयोग करना, यानी अंधविश्वास में नहीं फंसना, बल्कि रैशनल होके सोचना, एक विवेकपूर्ण होके, तर्कपूर्ण होके, ये सारी चीजें दिमाग में रख के सोचना, रैशनल होके सोचना। एग्जाम्पल के लिए व्हाट्सएप पर संदेश आ गया कि कल से पूरे भारत में बैंक बंद हो जाएंगे। अब गांधीवादी जो रहेगा वो फैक्ट चेक करेगा। क्यों? क्योंकि सत्य जो है तर्क की परीक्षा से गुजरता है। सत्य जो है तर्क की परीक्षा से गुजरेगा। गांधीवादी फैक्ट चेक करते हैं। 10वां, दूसरे के दृष्टिकोण का सम्मान करना, यानी मेरी बात ही अंतिम सत्य नहीं है। अनेकांतवाद वाला जो कॉन्सेप्ट था, अनेकांतवाद वाला कि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे, मुझे सबको सबको सुनना चाहिए। ठीक। तो मेरी बात ही अंतिम सत्य नहीं है, ये समझ लेना। दूसरे दूसरे के दृष्टिकोण का भी सम्मान करना। उदाहरण के लिए एक हिंदू, मुस्लिम और ईसाई जो है ईश्वर पर चर्चा कर रहे हैं, तो गांधी जी क्या कहेंगे कि सभी सत्य का कुछ हिस्सा देख रहे हैं। यानी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई जो है, सभी लोग, और भी रिलीजन जो है, सभी लोग जो है सत्य का कुछ हिस्सा देख रहे हैं, वो ये बोलेंगे। यानी संवेदनशील है, सहनशील है, सबको सुन रहे हैं। और जैन का अनेकांतवाद का ये प्रभाव है। 11वां है आत्मविश्लेषण करना, यानी रोज खुद का ऑडिट करना, खुद का विश्लेषण करना। एग्जाम्पल के लिए, रात में खुद से आप, रात में ऐसे अकेले बैठे हुए हैं, खुद से पूछ रहे हैं आज कहाँ झूठ बोला है, कहाँ क्रोध किया है, किससे गुस्सा किया है, कहाँ अच्छा काम किया है, ये सब। तो ये क्या है, गांधी जी का दैनिक अभ्यास था। रोज ये गांधी जी करते थे। गांधी जी ऐसा रोज करते थे, और आप अगर करेंगे ऐसा तो खुद का आत्मविश्लेषण करेंगे। 12वां, निस्वार्थ सेवा, यानी बिना स्वार्थ के मदद करना। एग्जाम्पल के लिए, बाढ़ आ गई है किसी राज्य में, और बाढ़ पीड़ितों की सहायता करना। वही बात की फोटो नहीं खिंचवाना है, एकदम निस्वार्थ भाव से सच्ची सेवा के साथ काम करना। तो सत्य से संबंध क्या है, सेवा जो है अहंकार को कम कर देती है। सेवा भाव जो है अहंकार को कम करती है। 13वां है विवेक, यानी सही और गलत पहचानना। दो खबरें हैं, एक फेक न्यूज है, एक फैक्ट है। तो विवेक क्या बताता है कि कौन सत्य है। 14 है सादगी, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। तो गांधी जी क्या है, एक धोती, चश्मा, लाठी लेके चलते थे। तो आधुनिक एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि जरूरत से ज्यादा दिखावा नहीं करना। समझ में आया? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। 15वां, ईश्वर और सत्य में विश्वास, मतलब इसका कि कठिन परिस्थितियों में भी सत्य नहीं छोड़ना है। एग्जाम्पल के लिए, एक ईमानदार अधिकारी का ट्रांसफर हो जाता है,
फिर भी वो रिश्वत नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि उसे सत्य पर विश्वास है, उसे अपने आप पर भरोसा है, उसे सत्य पर भरोसा है, इसलिए वो रिश्वत नहीं लेगा। ठीक है। अब एक कहानी समझिए पूरा, ये जो पूरी सत्य तक पहुंचने के लिए 15 जो योग्यताएं दी गई है, अहर्ताएं बताई गई है, उसको कहानी समझिए। मान लीजिए आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मानना क्या कर ही रहे हैं, तो अहिंसा क्या है? दूसरों को नीचा ना दिखाओ। ब्रह्मचर्य क्या है? ध्यान भटकाने वाली चीजों पर नियंत्रण रखिए। अपरिग्रह क्या है? अनावश्यक भौतिक इच्छाएं मत करिए, कम करिए। अस्तेय क्या है? इन नोट्स चोरी ना करो। निर्भयता क्या है? सत्य बोलो। आत्मशुद्धि क्या है? ईर्ष्या हटाओ। विनम्रता क्या है? सीखते रहो। धैर्य क्या है? कि लगातार प्रयास करो। बुद्धि क्या है? तथ्यों को जांचो। सम्मान क्या है? दूसरों की राय सुनो। आत्मविश्लेषण क्या है? रोज सुधार करो। सेवा क्या है? दूसरों की मदद करो। विवेक क्या है? सही गलत को पहचानना। सादगी क्या है? सरल जीवन, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। और विश्वास क्या है? कि कठिनाई में भी नैतिकता नहीं छोड़ना है। समझ में आ गया? तो इन 15 अर्हताओं को 3 भागों में बांटकर याद करना है हमको। पहला देखिए 15 है, 15 एक लगातार याद करने जाएंगे गड़बड़ी हो जाएगी, बांटिए इसको 3 भागों में। पहला वाला आत्म अनुशासन ही वाले हिस्से में बांटिए। आत्म अनुशासन में कौन कौन आएगा? अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्तेय, सादगी। ये आत्म अनुशासन के लिए है। दूसरा आंतरिक विकास के लिए है। आत्मशुद्धि, विनम्रता, आत्म विश्लेषण, विवेक, निर्भयता, इन सब के लिए है। तीसरा सामाजिक और आध्यात्मिक विकास के लिए है। सेवा, धैर्य, दूसरों का सम्मान, बुद्धि का सही उपयोग और सत्य और ईश्वर में विश्वास। तो इन 3 हिस्सों में बांट के देखिए। ये आत्म अनुशासन के लिए है, ये सब खुद के अनुशासन के लिए, ये आपने आपके आंतरिक विकास के लिए है, और ये सामाजिक और आध्यात्मिक विकास के लिए। समझ में आया? गांधी जी के अनुसार क्या? सत्य की प्राप्ति केवल बौद्धिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि चरित्र निर्माण की प्रक्रिया है। अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, निर्भयता, आत्मशुद्धि, विनम्रता और निस्वार्थ सेवा जैसे गुण जो है व्यक्ति के मन, वचन और कर्म की शुद्धता प्रदान करते हैं। और इन्हीं अहर्ताओं के माध्यम से व्यक्ति सापेक्ष सत्य से आगे बढ़कर परम सत्य के निकट पहुंच जाता है। ठीक है। गांधी जी के लिए सत्य कोई जानकारी नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि एक जीवन पद्धति है, वे ऑफ लाइफ था। समझ में आ गया? और ये 15 अहर्ताएं उस जीवन पद्धति की सीढ़ियां, इसे अपनाइए और जीवन में आगे बढ़िए। और आपके आईएएस बनने के बाद, आईपीएस बनने के बाद ये काम आने वाला है बहुत अच्छे से। समझ में आ गया? अहर्ताएं और उपाय में बड़ा अंतर देखिए। अहर्ताएं क्या होती है और उपाय क्या होता है? अहर्ताएं क्वालिफिकेशन और उपाय यानी मीन्स क्या होता है इनमें देखिए। अहर्ताओं का मतलब ये होता है कि व्यक्ति में होने वाले गुण, व्हाट यू शुड बिकम। और उपाय में क्या होते हैं? वे साधन जिनसे सत्य तक पहुंचा जाए, व्हाट यू शुड डू। समझ में आ गया? तो निर्भयता क्या है? अहर्ता, गुण। और सत्याग्रह क्या है? उपाय, कार्य। अंतर समझ में आया? उदाहरण देखिए। मान लीजिए कि आप काशी से हिमालय की चोटी तक जाना चाहते हैं। आप वाराणसी, काशी से हिमालय की चोटी तक जाना चाहते हैं, तो चोटी क्या है? सत्य है। अब 2 चीजें चाहिए आपको सत्य तक जाने के लिए। एक तो अहर्ता चाहिए, दूसरा उपाय। यानी एक योग्यता होगी, एक साधन होगा। योग्यता का क्या होगी? आपका शरीर मजबूत होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए और साहस होना चाहिए। साधन क्या होगा? सही रास्ता हो, जूते हो, नक्शा हो आपके पास और ट्रेनिंग हो जाने का। इसी तरह गांधी जी के लिए जो सत्य था हिमालय है। मान लीजिए सत्य क्या है? हिमालय है। और ये जो 15 है, 15 उपाय है, वहां पहुंचने का रास्ता है। समझ में आ गया? अहिंसा, ये सत्याग्रह, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्तेय, निर्भयता, शारीरिक श्रम, अश्वार, सर्वधर्म संभाव, स्वदेशी, अस्पृश्यता निवारण, विवेक और आत्म जागरूकता, नम्रता, मौन, विश्वास। समझ में आ गया? तो ये चीजें थी सत्य तक पहुंचने के लिए। समझ में आया होगा? अब आगे देखिए। इसको समझाने की जरूरत नहीं है, आप पहले से जानते हैं इन सब के बारे में, कुछ नया नहीं। तो गांधी जी के अनुसार सत्य प्राप्त करने का सबसे बड़ा उपाय क्या था? अहिंसा। बाकी अहिंसा उपाय, बाकी सब उपाय है।
ब्रह्मचर्य, परिग्रह, सत्याग्रह, निर्भयता, सेवा, मौन, नम्रता आदि सब अहिंसा को मजबूत बनाते हैं। अहिंसा सबसे बड़ा उपाय था। ठीक है। महात्मा गांधी के लिए सत्य की प्राप्ति केवल बौद्धिक ज्ञान का विषय नहीं थी, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आत्मानुशासन, अहिंसा, सत्याग्रह, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, निर्भयता और निस्वार्थ सेवा के अभ्यास का परिणाम। और गांधी जी के अनुसार अहिंसा जो है सत्य तक पहुंचने का सर्वोच्च साधन है, जबकि अन्य उपाय जो है व्यक्ति को आंतरिक रूप से शुद्ध और सत्य के योग्य बनाते हैं। तो अहिंसा सत्य का मार्ग है और शेष सभी उपाय उस मार्ग पर चलने की तैयारी है। समझ में आ गया? अब देखिए थोड़ा सा अस्तेय के बारे में जानते हैं, नॉन स्टीलिंग के बारे में। जो वस्तु, अवसर, समय, संसाधन या अधिकार तुम्हारा नहीं है, उसे लेना अस्तेय का उल्लंघन है। समझ में आ गया? जो चीज हमारी नहीं है उसे लेना अस्तेय का उल्लंघन है, और उसे भी आगे क्या है कि अपनी आवश्यकता से अधिक रखना भी चोरी हो जाएगी। ये गांधी जी के अस्तेय को सामान्य नैतिकता से अलग बना देता है। कहानी समझिए। मान लीजिए कि एक गांव में 10 लोगों के लिए 10 रोटियां हैं। पहला व्यक्ति 2 रोटी खाता है, उसकी जरूरत पूरी हो जाती है, तो ये अस्तेय है। दूसरा व्यक्ति क्या है, 6 रोटियां उठा लेता है, उसे केवल 2 चाहिए थी, ठीक है, लेकिन 6 उठा रहा है। बाकी लोगों के लिए 2 रोटियां बचेगी, ये बाकी जो है बाकी लोगों के लिए केवल 2 रोटियां बचेगी, क्योंकि उसने 6 रोटियां उठा ली। तो गांधी जी के अनुसार चोरी हो जाएगी। मतलब जितनी जरूरत थी उतना ही लेना था, लेकिन जरूरत से ज्यादा ले लिया। समझ में आया? तो गांधी जी के लिए चोरी क्यों थी? क्योंकि उसने दूसरों का हिस्सा ले लिया। गांधी जी की परिभाषा के अनुसार गांधी जी कहते हैं कि प्रकृति प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा कर सकती है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के लालच को नहीं। ये तो पढ़ा ही होगा। तो यही अस्तेय का मूल सिद्धांत है। ये जो बोला जाता है ना कि प्रकृति प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता को पूरी कर सकती है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के लालच को नहीं, तो ये अस्तेय का एग्जाम्पल है। अस्तेय के एग्जाम्पल को इस पे अप्लाई करके देखिए, आपको समझ में आएगा। भौतिक चोरी यानी सबसे सामान्य रूप, दुकान से मोबाइल चुरा लेना, दोस्त का पैसा चुरा लेना, ये कानूनी और नैतिक दोनों रूप से चोरी मानी जाएगी, खराब है। बिना अनुमति के उपयोग करना, आपके मित्र का लैपटॉप रखा है, आपने बिना पूछे उसका उपयोग कर लिया, ठीक है, भले आपने वापस कर दिया लेकिन पूछा नहीं। गांधी जी कहेंगे कि ये भी अस्तेय है। क्यों? क्योंकि अनुमति नहीं ली। तीसरा है जरूरत से ज्यादा संग्रह करना। गांधी जी का सबसे क्रांतिकारी विचार, अलमारी में 40-20 जूते पड़े हुए हैं, जरूरत क्या है, उपयोग केवल 2 जूतों का हो रहा है, तो गांधी जी पूछेंगे बाकी क्यों रखा हुआ है? क्योंकि किसी जरूरतमंद के पास भी कुछ नहीं है, इसलिए अतिरिक्त संग्रह जो है चोरी है। समय की चोरी, समझ में आया? मीटिंग जो है 10 बजे है, आप 11 बजे पहुंचते हैं, आपने 1 घंटा देर कर दिया, तो 10 लोगों का 1-1 घंटा चुराया, तो लोग जो है 10 घंटे की चोरी हो गई। एग्जाम्पल देखिए, सरकारी अधिकारी फाइल जो 6 महीने दबा कर रखता है, तो उससे क्या होता है, नागरिकों का समय चुराया जाता है, तो समय की भी चोरी हो रही है। बौद्धिक चोरी, किसी की यूट्यूब स्क्रिप्ट कॉपी कर लेना, असाइनमेंट कॉपी कर लेना, रिसर्च पेपर कॉपी कर लेना, ये चोरी है। सार्वजनिक संसाधनों की चोरी, सरकारी गाड़ी से निजी शादी में जाना, सरकारी पेन जो है घर ले जाना, ऑफिस का प्रिंटर बच्चों की किताब छापने में लगा देना, ये सब चोरी है। भ्रष्टाचार का एक रूप है, ठीक है। 7वां है कर चोरी, यानी व्यापार 50 लाख कमाता है लेकिन दिखाता 10 लाख है, तो कर बचाया गया, ठीक, लेकिन सड़क, अस्पताल, स्कूल का पैसा कम हो गया इस मामले में। इसलिए गांधी जी क्या बोलेंगे, कर चोरी, जनता की चोरी। मिलावट जैसे दूध में पानी मिला देना, ये भी चोरी है। ग्राहक जो है पैसे दूध के दे रहा है, मिल रहा है पानी, वो तो दूध के दाम दे रहा है ना, उसमें पानी का दाम तो नहीं दे रहा कि तो दूध में पानी आप मिला देंगे तो वो पानी के पैसा दे रहा है आपको, तो उसका अधिकार चुरा लिया गया। झूठा विज्ञापन दिखाना, क्रीम बेचते समय कहा कि 7 दिन में गोरा बन जाएंगे, असल में ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये चोरी है। क्यों? क्योंकि ग्राहक को धोखा दिया गया। मन की चोरी, आप मित्र को कार देखकर आप जो है मित्र की कार को देखकर सोचते हैं कि काश ये मेरी हो जाए, बार बार वही विचार मन में आ रहा है। तो गांधी जी कहेंगे कि चोरी पहले मन में जन्म लेती है, बाद में हाथों तक पहुंचती है। मन में चोरी, दूसरों का हक मार लेना, बॉस कर्मचारी को वेतन नहीं दे रहा है, दलित छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, गरीब को राशन नहीं मिल रहा है, ये सब अस्तेय है, चोरी है। प्रकृति से चोरी,
100 लीटर पानी चाहिए, आप 1000 लीटर पानी बर्बाद कर देते हैं, तो गांधी जी कहेंगे आप भविष्य की पीढ़ियों की चोरी कर रहे हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज से लिंक है इसका कि अत्यधिक उपभोग, प्राकृतिक संसाधनों का क्षय, भावी पीढ़ी का नुकसान हो रहा है। ये अस्तेय का उल्लंघन है। कर्ज न लौटाना, मित्र से 50,000 रुपए लिए, लौटाने की क्षमता है फिर भी नहीं लौटा रहे, तो ये भी चोरी है। विश्वासघात, मित्र ने निजी बात बताई, आपने सबको बता दिया, तो आप केवल जो है जानकारी नहीं फैलाई, आपने उसका विश्वास चुरा। काम चोरी, सरकारी कर्मचारी 8 घंटे की नौकरी नौकरी करते हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारी जो है 8 घंटे की नौकरी होती है, लेकिन 6 घंटे मोबाइल चला रहे हैं, तो वेतन पूरा ले रहे हैं, काम आधा कर रहे हैं, ये भी चोरी है। क्यों? क्योंकि जनता के पैसों का उपयोग हो रहा है। अनावश्यक दान लेना, आप आर्थिक रूप से सक्षम है फिर भी मुफ्त में राशन ले रहे हैं, तो इससे जो है असली गरीब जो है वंचित हो गए, तो गांधी जी क्या बोलेंगे? ये भी हंसते हैं, चोरी है। सत्य से चोरी, यानी आप जानते हैं कि आप गलत है लेकिन अहंकार में स्वीकार नहीं करते, तो गांधी जी कहेंगे कि तुम सत्य से खुद को वंचित कर रहे हो, ये आत्मिक चोरी है। समझ में आ गया? तो गांधी जी के अस्तेय और यूपीएससी एथिक्स से लिंक क्या है? चोरी मत करो यानी किसी का अधिकार मत छीनो, गांधीवादी अर्थ। सामान मत चुराओ, समय अवसर संसाधन भी मत चुराओ। कानून न तोड़ो तो नैतिक अधिकारों का सम्मान करो। वस्तु की चोरी, पर्यावरण, विश्वास, श्रम, अवसर की चोरी भी है। ठीक। अब प्रशासन में उपयोग कैसे होगा इसका? कि मान लीजिए कि ईमानदार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, सरकारी वाहन जो है निजी काम में नहीं ले रहा है, फाइल नहीं दबा रहा है, रिश्वत नहीं ले रहा है, गरीब का हक नहीं मार रहा है, तो ये वास्तव में अस्तेय का पालन कर रहा है। फेक न्यूज वाला एग्जांपल देखिए, जब कोई व्यक्ति झूठी खबर फैलाता है तो लोगों से सत्य, विश्वास और मानसिक शांति चुरा रहा है, इसलिए वो गांधीवादी दृष्टि से ये भी अस्तेय का उल्लंघन है। समझ में आ गया? महात्मा गांधी के अनुसार अस्तेय केवल भौतिक चोरी से बचना नहीं है, बल्कि किसी भी व्यक्ति, समाज, प्रकृति या भविष्य की पीढ़ियों के अधिकार, संसाधनों और समय, अवसरों और विश्वास का अनुचित उपयोग न करना। गांधी जी के लिए आवश्यकता से अधिक संग्रह, सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग, कर चोरी, काम चोरी, बौद्धिक चोरी और पर्यावरणीय शोषण भी अस्तेय के उल्लंघन के रूप, और इस प्रकार अस्तेय सामाजिक न्याय और नैतिक उत्तरदायित्व तो सतत विकास का आधार बन जाता है। समझ में आ गया? तो गांधी जी के लिए चोरी केवल जेब काटना नहीं बल्कि किसी का हक छीनना है, चाहे वो वस्तु हो, समय हो, अवसर हो, विश्वास हो, प्रकृति का संसाधन हो, कुछ भी हो। समझ में आ गया? तो गांधी जी के अनुसार चोरी जो है 3 स्तरों पर समझाई गई है। एक है शारीरिक चोरी, मन की चोरी और आवश्यकता से अधिक रखना। समझ में आ गया? फिजिकल चोरी, जब हम अपने शरीर, हाथ या किसी कार्य के द्वारा किसी की वस्तु या धन का अधिकार छीन लेते हैं, ये बहुत ही सिंपल है, आपको पता है। मन की चोरी, जब चोरी जो है हाथ से नहीं बल्कि मन से शुरू हो। श्याम जो अपने पड़ोसी की नई कार को देखता है और सोचता है मेरी हो जाए, एक दिन सोचते सोचते उड़ा ले गया, पहले मन में चोरी आई फिर उसके हाथ तक पहुंच गई। ठीक है। ईर्ष्या भावना आ जाना, ये सब। आवश्यकता से अधिक रखना, ठीक है ना, जरूरत से ज्यादा वस्तुएं और संसाधन या सुविधाएं जमा करना। इनके अनुसार 3 थे। समझ में आया? शरीर की चोरी, वस्तु या धन चुराना। मन की चोरी, लालच या लोभ और गलत इच्छा रखना। आवश्यकता से अधिक रखना, जरूरत से ज्यादा संग्रह। ये एग्जाम्पल है। ठीक है। अब आगे देखिए, फिजिकल चोरी और प्रशासन। सरकारी धन, संसाधन, समय या संपत्ति का प्रत्यक्ष दुरुपयोग करना। हम प्रशासन में इसका उपयोग देख रहे हैं। राशन का घोटाला कर दिया एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए कि सरकार ने गरीबों के लिए 1000 बोरी गेहूं भेजा, डीएम के अधीन जो है अधिकारी 200 बोरी चुरा लेते हैं, तो क्या चोरी हुई है? तो सिर्फ गेहूं की नहीं हुई है, गरीबों के अधिकारों की भी चोरी हुई है। गेहूं की तो चोरी हुई लेकिन गरीबों के जो अधिकार थे वो भी चोरी हो गए। तो गांधी जी क्या बोलेंगे कि ये शरीर की चोरी है क्योंकि आपने जनता का हक छीन लिया है। समझ में आ गया? मन की चोरी, अब इसका एग्जाम्पल प्रशासन में देखिए। चोरी जो है पहले मन में पैदा होगी, एक अधिकारी जो है सोचता है कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं भी पैसा बना लूंगा, अभी उसने जो है रिश्वत नहीं ली है, लेकिन जो है गांधी जी कहते हैं कि चोरी जो है शुरू हो चुकी है उसके मन में, क्योंकि भ्रष्टाचार का बीज मन में बोया जा चुका है, अब वो कर लेगा कुछ ना कुछ।
ठीक है। आवश्यकता से अधिक रखना, प्रशासन में देखिए जरूरत से ज्यादा संसाधन लेना। जिले में 10 सरकारी वाहन है, एक अधिकारी जो है अपने लिए 3 वाहन रख लेता है, बाकी अधिकारियों को वाहन नहीं मिलते, तो ये भी चोरी है। ये प्रशासन में बहुत लोग ऐसा करते हैं, बहुत ज्यादा चलता है। ठीक है। अगर मान लीजिए ये जो चोरी वगैरह है ये प्रशासन में समाप्त हो जाए तो लाभ क्या होगा कि संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण हो पाएगा, गरीबों तक योजनाएं पहुंचेंगी, गुड गवर्नेंस आएगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाएगा। ठीक है। एक मनरेगा का एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए कि सरकार ने 100 मजदूरों के लिए पैसा भेजा, शरीर की चोरी क्या होगी, अधिकारी पैसा निकाल कर खुद रख लेता है। मन की चोरी क्या होगी कि अधिकारी सोचता है कि मुझे भी कुछ हिस्सा मिलना चाहिए। और आवश्यकता से अधिक लेना क्या हो जाएगा कि ठेकेदार जो है जरूरत से ज्यादा लाभ ले लेगा। तो तीनों प्रकार की चोरी हो गई इसमें। ठीक। गांधीवादी समाधान क्या होगा इसका कि सत्य यानी रिकॉर्ड सही रखो, अस्तेय मतलब जनता का पैसा जनता तक पहुंचाओ, ट्रस्टीशिप अपने पद को मालिक नहीं बल्कि सेवक समझो। प्रशासन और ट्रस्टीशिप, गांधी जी कहते थे कि मालिक अधिकारी जो है मालिक नहीं है, संरक्षक है, यानी एक तरह का ट्रस्टी है। उदाहरण के लिए डीएम क्या है, सरकारी फंड को अपना पैसा नहीं समझता है, तो ये ट्रस्टीशिप का एग्जाम्पल बनेगा। बल्कि वो क्या सोचता है कि ये जनता का अमानत है। डीएम ऐसा सोचेगा कि उसका सरकारी फंड को अपना पैसा न समझ के वो जनता का अमानत समझे, ये ट्रस्टीशिप है। तो गांधी जी का अस्त्य क्या है, शरीर की चोरी, मन की चोरी, आवश्यकता से अधिक रखना, समय की चोरी, बौद्धिक चोरी, प्रकृति की चोरी, ये सब प्रशासन में कैसे इसका उपयोग है कि रिश्वत, गबन, भ्रष्टाचार रोकना है। मन की चोरी में पक्षपात, भाई भतीजावाद रोकना है। आवश्यकता से अधिक रखना यानी संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण करना है। समय की चोरी यानी समय पर सेवा प्रदान करना है। बौद्धिक चोरी यानी जूनियर्स का श्रेय न छीनना है। प्रकृति से चोरी यानी पर्यावरण संरक्षण करना है। गांधी जी का अस्तित्व किन किन चीजों से जुड़ा हुआ है यूपी एथिक्स में, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ऑब्जेक्टिविटी, पब्लिक ट्रस्ट और गुड गवर्नेंस। सत्यनिष्ठा, जवाबदेही, पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठा, लोक विश्वास और सुशासन से। तो गांधी जी के अनुसार प्रशासन में चोरी केवल धन या संपत्ति का गबन नहीं, बल्कि रिश्वतखोरी, भाई भतीजावाद, पद का दुरुपयोग, समय की बर्बादी, संसाधनों का अत्यधिक उपभोग और जनता के अधिकारों का हनन भी चोरी के रूप है। इसलिए एक आदर्श लोक सेवक के शरीर, मन और जीवन शैली तीनों स्तरों पर अस्तेय का पालन करना चाहिए, फिर प्रशासन ट्रस्टीशिप, सुशासन और लोक कल्याण के गांधीवादी आदर्शों को प्राप्त कर सकता है। ठीक है। तो एक लाइन में याद रखने वाली बात यह है कि गांधी जी के अनुसार प्रशासनिक भ्रष्टाचार की शुरुआत हाथों से नहीं मन से होती है, और उसका अंत तभी संभव हो पाएगा जब अधिकारी स्वयं मालिक नहीं जनता का ट्रस्टी मानेंगे। समझ में आ गया। आगे देखिए, महात्मा गांधी जी का विचार क्या था कि प्रकृति साधन है, मनुष्य साधन है। तो प्रकृति के बारे में थोड़ा में देखना है कि गांधी जी ने प्रकृति को लेके क्या सोचा था, और उनके जितने भी विचार थे प्रकृति से और प्रशासन में और आपके व्यवहारिक जीवन में इसका क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक लाइन में पहले ये समझिए कि गांधी जी क्या कहते थे कि प्रकृति यानी जल, जंगल, जमीन, पशु, खनिज सब जो भी आते हैं प्रकृति जो है मनुष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए है, लेकिन मनुष्य को उसका शोषण नहीं करना चाहिए, एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। अपनी जरूरत के हिसाब से जितना है वो ले लेना चाहिए और उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए थोड़ा योगदान भी करना चाहिए प्रकृति को सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है। और उनका प्रसिद्ध कथन क्या था कि पृथ्वी हर व्यक्ति की आवश्यकता पूरी कर सकती है लेकिन किसी के लालच को नहीं। तो इसी पृष्ठभूमि में उन्होंने बोला था। तो ट्रस्टीशिप थियरी के बारे में समझिए थोड़ा गांधी जी का, जो प्रकृति से ही जोड़ेंगे। देखिए, मान लीजिए आपके पिता ने आपको घर की जो है देखभाल करने के लिए आपको चाबी दे दी आपके पिता ने, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप जो है आपको चाबी दी गई तो आप घर बेच दे या तोड़ फोड़ मचा दे, ये तो नहीं होगा। ठीक है। आप केवल रक्षा करने के लिए वो चाबी दी गई है आपको कि आप घर की सुरक्षा करिए, देखभाल करिए। इसी तरीके से क्या है, पृथ्वी क्या है, ईश्वर की संपत्ति है। पृथ्वी ईश्वर की संपत्ति है और मनुष्य क्या है, ट्रस्टी है। मनुष्य जो है मालिक नहीं है बल्कि गार्डियन है, संरक्षक है। यही है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। मनुष्य जो है प्रकृति का संरक्षक है, मालिक नहीं। समझ में आया। एग्जाम्पल से एक किसान जो है खेत से उतना ही पानी निकालता है जितना फसल को जरूरत है, तो ये गांधीवादी है। लेकिन अगर कोई फैक्ट्री जो है ग्राउंड वाटर का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, वो गांधीवादी नहीं होगा।
यानी अपने आप को मालिक समझ रहा है पर्यावरण का, कि हम जैसे चाहे वैसे दोहन कर दें। लेकिन समझना क्या है कि वो एक संरक्षक है, गार्डियन है, एक ट्रस्टी है। अब्राहम रिलीजन में देखिए, यहूदी, ईसाई, इस्लाम। अब्राहमिक रिलीजन में 3 आते हैं, यहूदी, ईसाई और इस्लाम। इसमें एक डोमिनियन थियरी है, प्रभुत्व का सिद्धांत। इसमें यह है कि इन धर्मों की कुछ जो पारंपरिक व्याख्याओं के अनुसार ईश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी पर प्रभुत्व दिया है, ये मानते हैं। उदाहरण के लिए, घर का मालिक जो है अपने घर का उपयोग कर सकता है, उसी प्रकार मनुष्य जो है पृथ्वी का उपयोग कर सकता है। तो गांधी जी यहाँ पे क्या कहते हैं? गांधी जी कहते हैं कि उपयोग जरूर करो, लेकिन दुरुपयोग मत करो। गांधी जी यही कह रहे हैं कि मनुष्य के लालच की पूर्ति नहीं कर पाएगा, उसकी जरूरत को पूरा कर देगा। तो वैसे ही जब इन ब्राह्मणिकन रिलीजन में ये है कि मनुष्य जो है, मनुष्य के पास प्रभुत्व है, वो इस जो पृथ्वी का उपयोग कर सकता है। तो यहीं पे गांधी जी कह रहे हैं कि उपयोग कर सकता है, दुरुपयोग नहीं कर सकता है। मतलब क्या, डोमिनियन नहीं होगा, बल्कि संरक्षक करता होगा, स्टीवर्डशिप होगा। यही है डोमिनियन थियरी। समझ में? डोमिनियन थियरी क्या बोल रही है कि मनुष्य को पृथ्वी पर प्रभुत्व है और पृथ्वी का वो उपयोग कर सकता है। तो गांधी जी आके कहते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं कि भाई हाँ ठीक है, आप उपयोग कर सकते हो, दुरुपयोग मत करना। तो डोमिनियन नहीं, स्टीवर्डशिप होना चाहिए, मालिक नहीं, संरक्षक करता होना चाहिए। अरस्तु आते हैं, अरस्तु भी कुछ बोले हैं। टीलियोलॉजी, टीलियोलॉजी का मतलब हर चीज का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। टीलियोलॉजी का एक लाइन में मतलब समझिए कि हर चीज का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। उदाहरण के लिए, पौधे क्या है? पशुओं के लिए है। पशु क्या है? मनुष्यों के लिए है। मनुष्य क्या है? सबसे उच्च है, इसीलिए प्रकृति मनुष्य की सेवा के लिए है। समझ में? इसीलिए प्रकृति मनुष्य की सेवा के लिए। अब गांधी जी का अंतर देखिए, अरस्तु क्या कह रहे हैं? मनुष्य श्रेष्ठ है। गांधी जी क्या कहते हैं? श्रेष्ठ हो तो जिम्मेदारी भी निभाओ। समझ में आया? अरस्तु कह रहे हैं कि मनुष्य श्रेष्ठ है, ह्यूमन श्रेष्ठ है, ठीक है। लेकिन ठीक है, ह्यूमन श्रेष्ठ है, तो गांधी जी आगे कह रहे हैं ठीक है, अपनी श्रेष्ठता दिखाओ। अपनी श्रेष्ठता कैसे दिखाओगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना निभाओ। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति? प्रकृति के प्रति निभाओ। तुमको इतना सब कुछ दे रहा है तो तुम्हारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि तुम प्रकृति के लिए कुछ करो, केवल खाने पीने नहीं बैठो, लिया है तो दो भी। समझ में आया? तो टेलियोलॉजी मतलब हर चीज का कोई ना कोई उद्देश्य है। पौधे पशुओं के लिए है, पशु मनुष्यों के लिए है, मनुष्य सबसे उच्च है, और इसीलिए प्रकृति जो है मनुष्य की सेवा के लिए है। तो अरस्तु क्या बोल रहे हैं एक लाइन में कि मनुष्य श्रेष्ठ है, और गांधी जी कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, श्रेष्ठ है, उसकी जिम्मेदारी भी निभाइए। अब डेकार्ट आते हैं, माइंड बॉडी ड्यूलिज्म। मतलब ये कि मन अलग है, शरीर अलग है, और जानवर केवल मशीन है। समझ में आया? डेकार्ट कह रहे कि मन अलग है, शरीर अलग है, और जानवर केवल मशीन है। मतलब घड़ी टिक टिक करती है, डेकार्ट के अनुसार जानवर भी उसी तरह मशीन की तरह काम करते हैं। तो गांधी जी क्या कहते हैं इस पे? गांधी जी मानते हैं कि गाय, कुत्ता, पक्षी सभी में आत्मा है, इसलिए नॉन वायलेंस जरूरी है। एक तरफ क्या करें डेकार्ट कि जानवर केवल मशीन है, मशीन की तरह काम करते हैं। गांधी जी टैकल करते हुए इनमें क्या करते हैं? जान डाल देते हैं, आत्मा, कहते हैं सब में आत्मा है। अब सब में आत्मा है मतलब सब जीवित है, तो नॉन वायलेंस होना चाहिए। न्यूटन क्या बोलते हैं? मैकेनिकल यूनिवर्स थियरी दिया इन्होंने, ठीक है। इसमें क्या बोला गया कि ब्रह्मांड एक विशाल मशीन है। मतलब कि जैसे घड़ी के सभी पुर्जे जो है नियमों से चलते हैं, वैसे ही ग्रह, तारे और प्रकृति नियमों से चलते हैं। जो कॉस्मिक थियरी बताया था ना, कॉस्मिक ऑर्डर एकदम रिच स्टार्टिंग का, उसी को थोड़ा मॉडर्न लैंग्वेज में बोल रहे हैं कि मैकेनिकल यूनिवर्स थियरी दे रहे हैं, ठीक है, कि ब्रह्मांड एक विशाल मशीन है। और वो बोल रहे हैं कि जैसे घड़ी जो है, घड़ी के सभी पुर्जे नियमों से चलते हैं, वैसे ही ग्रह, तारे और प्रकृति नियमों से चलते हैं। परिणाम क्या होता है कि मनुष्य सोचने लगा कि यदि नियम समझ गए तो प्रकृति को नियंत्रित कर सकते हैं। तो गांधी जी यहाँ पे आके कह रहे हैं कि नियंत्रण नहीं करना है, सामंजस्य बिठाना है। अगर आप नियम को समझ गए तो अच्छी बात है, तो नियंत्रण मत करिए, सामंजस्य बिठाइए, हार्मनी दिखाइए। समझ में आया? कार्ल मार्क्स, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। मतलब ये कि समाज और अर्थव्यवस्था का आधार भौतिक संसाधन है, ये कहते हैं। समाज और अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? भौतिक संसाधन। उदाहरण के लिए एक कंपनी जंगल काटती है क्योंकि उसे लाभ चाहिए, तो मार्क्स क्या बोलेंगे यहाँ पे कि समस्या जंगल नहीं है, समस्या पूंजीवादी लालच है। और गांधी जी से समानता कैसे है? दोनों क्या बोल रहे हैं कि लालच गलत है, शोषण गलत है। अंतर क्या है दोनों में, गांधी जी और मार्क्स में? मार्क्स का समाधान क्या है? आर्थिक व्यवस्था बदलो, और गांधी जी का समाधान क्या है कि व्यक्ति का चरित्र बदलो।
एक हृदय परिवर्तन पर जोर दे रहे हैं, एक आर्थिक व्यवस्था को बदलने पे जोर दे रहे हैं, ये अंतर है। सात्र आते हैं, देखिए सात्र क्या बोल रहे हैं, अस्तित्ववादी हैं ये। देखिए अस्तित्ववाद का मतलब है कि मनुष्य पहले पैदा होता है और बाद में अपना उद्देश्य खुद तय करता है। ठीक है, मनुष्य पहले पैदा होता है और बाद में अपना उद्देश्य खुद तय करता है। उदाहरण के लिए पेड़ सिर्फ जो है पेड़ है, उसका अर्थ मनुष्य तय करता है। लकड़ी बनेगी, छाया बनेगा, ऑक्सीजन देगा, ठीक है, उसका अर्थ मनुष्य तय करता है। लकड़ी, छाया, ऑक्सीजन, ये सब। तो गांधी जी क्या कहते हैं, गांधी जी मानते थे कि पेड़ केवल वस्तु नहीं है, उसमें भी ईश्वर का अंश है। अस्तित्ववाद पे प्रश्न आ गया। एग्जिस्टेंस प्रेसिडेंट एसेंस, मतलब कि मनुष्य पहले पैदा होता है, बाद में अपना उद्देश्य तय करता है। ठीक, उदाहरण के लिए पेड़ सिर्फ पेड़ है, उसका अर्थ मनुष्य तय करता है। ठीक है, पेड़ काट के लकड़ी बना दे या छाया ले, या तो उसका ऑक्सीजन उससे मिले उसको, ये सब। ऑक्सीजन नहीं चाहिए, काट के फेंक देगा। तो गांधी जी कहते हैं कि पेड़ केवल वस्तु नहीं है, बल्कि उसमें भी ईश्वर का वास है, इसलिए पेड़ बचाओ। तो सात्र से थोड़ा अलग है इनके विचार। एक है पैंथिज्म। पैंथिज्म पैंथिज्म का मतलब होता है ये कि ईश्वर जो है प्रकृति है, यानी ईश्वर प्रकृति में हर जगह मौजूद है। उदाहरण के लिए नदी देखकर लगेगा कि यही ईश्वर का स्वरूप है, पेड़ देखकर लगेगा कि इसमें भी ईश्वर है। गांधी जी का संबंध इससे कैसे है, ये विचार जो है गांधी जी के सबसे करीब है, और उनका आधार क्या है, ईसावास्यमिदं सर्वम, यानी संपूर्ण जगत में ईश्वर व्याप्त है। ईसावास्यमिदं सर्वम, ये बोलते हैं ईसावास्यमिदं सर्वम, संपूर्ण जगत में ईश्वर व्याप्त है, यही बोलते हैं। ठीक है, तो इनके नजदीक है। क्यों? क्योंकि पैंथिज्म क्या बोल रहा है कि ईश्वर प्रकृति में हर जगह मौजूद है, तो गांधी जी से मैच कर रहा है। मानव केंद्रवाद यानी एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, मानव केंद्रवाद, इसका मतलब ये है कि मनुष्य सबसे महत्वपूर्ण है, बाकी सब मनुष्य के लिए। मनुष्य सबसे महत्वपूर्ण है, बाकी सब मनुष्य के लिए। उदाहरण के लिए जंगल काटो क्योंकि मनुष्य को सड़क चाहिए, नदी रोक दो क्योंकि मनुष्य को बिजली चाहिए। समस्या क्या है, प्रकृति का नुकसान शुरू हो जाएगा इससे, एंथ्रोपो सेंट्रिज्म से, मानव केंद्रवाद से। तो गांधी जी क्या कहते हैं कि मनुष्य महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ऊपर नहीं, मतलब सुप्रीम नहीं, सबसे जिम्मेदार है। ठीक है, तो जिम्मेदारी लेना है। तो मानव केंद्रवाद क्या करेगा, प्रकृति का दोहन कर देगा। गांधी जी इसको टैकल करने आ जाएंगे कि हाँ ठीक है, मानव केंद्र में है लेकिन सबसे ऊपर नहीं, जिम्मेदार है उसके लिए। ठीक है, तो गांधी जी क्या, ट्रस्टीशिप में, ट्रस्टी क्या है नियम, ये टेक्निकल नेम है ट्रस्टीशिप। मुख्य विचार क्या है, प्रकृति का संरक्षण करते हुए उपयोग करना। यहूदी, ईसाई, इस्लाम क्या करते हैं, डोमिनियन थ्योरी, यानी मनुष्य को पृथ्वी पर अधिकार है। अरस्तु, टेलियोलॉजी, प्रकृति मनुष्य के लिए है। डेकार्ट, माइंड बॉडी ड्यूलिज्म, यानी जानवर मशीन जैसे है। न्यूटन, मैकेनिकल यूनिवर्स, प्रकृति एक मशीन है। मार्क्स, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, पूंजीवाद जो है प्रकृति का शोषण करता है। सात्र यानी एग्जिस्टेंशियलिज्म, अस्तित्ववाद, मनुष्य अर्थ स्वयं बनाता है। पैंथिज्म यानी ईश्वर ही प्रकृति है। मानव केंद्रवाद, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म यानी मनुष्य केंद्र। गांधी जी ने जो है पूरी तरीके से मानव केंद्रित थे, और न ही गांधी जी न तो पूरी तरह मानव केंद्रित थे और न ही पूरी तरीके से प्रकृति केंद्रित। उनका मॉडल था रिस्पॉन्सिबल ह्यूमनिज्म, जिम्मेदार मानवतावाद, जहाँ पे मनुष्य की जरूरतें पूरी हो, प्रकृति सुरक्षित रहे, भविष्य की पीढ़ियां भी संसाधनों का उपयोग करें, और विकास और पर्यावरण में संतुलन बना रहे। ठीक है, तो ये विचार आज, ये जो रिस्पॉन्सिबल ह्यूमनिज्म है, गांधी जी इसको मानते थे, रिस्पॉन्सिबल ह्यूमनिज्म, न पूरी तरीके से मानव केंद्रित थे, न ही प्रकृति केंद्रित, दोनों में संतुलन चाहते थे कि जरूरत पूरी हो जाए और प्रकृति सुरक्षित भी रहे। तो ये आज जो विचार है रिस्पॉन्सिबल ह्यूमनिज्म, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट जस्टिस और इन्वायरमेंटल एथिक्स से जुड़ता है ये, और उसकी बुनियाद है ये रिस्पॉन्सिबल ह्यूमनिज्म, जिम्मेदार मानवतावाद। ठीक है, तो गांधी जी का मूल विचार क्या था कि प्रकृति केवल लकड़ी, पानी, कोयला या जमीन नहीं है, प्रकृति में भी ईश्वर का अंश है, और इसलिए प्रकृति का सम्मान करना ईश्वर का सम्मान करने जैसा है, और प्रकृति का शोषण करना ईश्वर की रचना को नुकसान पहुंचाने जैसा है। समझ में? इसीलिए गांधी जी हमेशा ईसावास्यमिदं सर्वम को मानते थे। ये ईसा उपनिषद का एक पहला मंत्र है। ठीक है, ईसावास्यमिदं मतलब इस संसार में जो कुछ भी है वो ईश्वर से व्याप्त है। मान लीजिए कि एक चित्रकार ने बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई, और उस पेंटिंग को फाड़ना केवल कागज फाड़ना नहीं है, पर चित्रकार का अपमान भी है। उसी तरीके से पेड़, नदी, पर्वत, पशु, मनुष्य सब ईश्वर की रचना है, इसीलिए इनका सम्मान करना चाहिए।
ठीक है। अब आते हैं जियोर्डानो ब्रूनो, इनको शॉर्ट में ब्रूनो भी बोलते हैं। एक कॉस्मिक पैंथिज्म यानी कॉस्मिक सर्वेश्वरवाद इन्होंने विचार दिया। तो इनका विचार क्या था? ब्रूनो कहते थे कि पूरा ब्रह्मांड जीवित है, ईश्वर हर जगह मौजूद है, ब्रह्मांड और ईश्वर अलग नहीं है। ठीक है। उदाहरण के लिए जब आप रात में लाखों तारों वाला आकाश देखते हैं, ब्रूनो कहते थे कि यह केवल तारे नहीं है, यह ईश्वर की अनंत शक्ति का प्रदर्शन है। ठीक है। गांधी जी से संबंध कैसे है? ब्रूनो कह रहे हैं कि ईश्वर ब्रह्मांड में है, और गांधी जी क्या बोल रहे हैं कि ईश्वर कण-कण में है। तो दोनों जो है प्रकृति को पवित्र मानते हैं। ब्रूनो भी कॉस्मिक पैंथिज्म ये दे रहे हैं, और गांधी जी क्या बोल रहे हैं? ईशावास्यमिदं सर्वम। ईशा उपनिषद का पहला मंत्र, उसको बहुत ही कठोरता से उसका पालन करते हैं। फिर आते हैं स्पिनोजा। स्पिनोजा क्या बोलते हैं? ये पैंथिज्म को भी फॉलो करते हैं, सर्वेश्वरवाद। इनका प्रसिद्ध सूत्र क्या है? डियूस शिवा और नेचुरा, मतलब कि गॉड क्या है? नेचर है, ईश्वर ही प्रकृति है। उदाहरण के लिए एक नदी बह रही है, तो स्पिनोजा क्या बोलेंगे? नदी में ईश्वर है? नहीं, वो बोलेंगे कि नदी ही ईश्वर की अभिव्यक्ति है, वो ऐसा बोलेंगे। तो गांधी जी से संबंध इनका बैठेगा कि स्पिनोजा और गांधी जो दोनों मान रहे हैं कि प्रकृति जो है पवित्र है, प्रकृति का सम्मान होना चाहिए, और प्रकृति का विनाश नैतिक रूप से गलत है। देखिए ये गांधी जी का और बहुत सारे जो विचारक हैं वेस्टर्न और इंडियन, सबका क्यों मेल करके बताया जा रहा है? क्योंकि आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, क्लाइमेट जस्टिस है, क्लाइमेट चेंज है, इससे बहुत लिंक है। एग्जाम में पूछ सकता है कि इसकी प्रासंगिकता क्या है, तो इनका नाम दे देगा। तो आपको समझना पड़ेगा, ये जब आपको पता होगा, कुछ आइडियोलॉजी, कुछ टेक्निकल टर्म पता होंगे, तब आप लिख पाएंगे। यानी ब्रॉडर लेवल पे जब सोचेंगे इस तरीके से, वेस्टर्न आइडियोलॉजी और इंडियन आइडियोलॉजी को जोड़ के, और उन्होंने क्या क्या बोला है प्रकृति को लेके, थोड़ा ब्रॉडर सेंस में इसका भावार्थ निकालेंगे, भाव निकालेंगे, तब समझेंगे। सर्वेश्वरवाद, पैंथिज्म। गॉड क्या है? ईश्वर ब्रह्मांड है, मतलब पेड़, नदी, पहाड़, पक्षी, मनुष्य, ये सब मिलकर ईश्वर है, यानी सब कुछ ईश्वर है। पैंथिज्म को एक लाइन में याद रखिएगा, सर्वेश्वरवाद को, सब कुछ ईश्वर है। गांधी जी से संबंध सीधा है, गांधी जी का ईशावास्यमिदं सर्वम, ये बहुत ज्यादा करीब है। देखिए दो चीजें हैं, एक पैंथिज्म है और एक है मिलता जुलता एकदम वर्ड है, एक पैनेथिज्म। ठीक है, पैनेथिज्म और एक है पैंथिज्म, एक है पैनेथिज्म। दोनों एक दूसरे से बहुत ही क्लोज में है। सर्वेश्वरवाद है एक, यानी पैंथिज्म, और एक है पैनेथिज्म। समझ में आया? बहुत नजदीक है तो कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसका स्पेलिंग भी लगभग मैच करता है। एक में PANTHEISM और दूसरे वाले में है PANENTHEISM, यानी पैनेथिज्म। एक पैंथिज्म, एक पैनेथिज्म है। ठीक है, यानी सर्वांतर्यामी ईश्वरवाद। ठीक है, इसमें ये बोला जाता है कि यूनिवर्स इज इन गॉड। ईश्वर ब्रह्मांड में भी है और उससे बड़ा भी है, ये बोला जाता है। ये लाइन याद रखिएगा, ईश्वर ब्रह्मांड में भी है और उससे बड़ा भी है। एग्जाम्पल के लिए समुद्र और लहरों के बारे में सोचिए। लहरें क्या है? संसार है। समुद्र क्या है? ईश्वर है। तो हर लहर क्या है? समुद्र का हिस्सा है। लेकिन समुद्र केवल लहर नहीं है, समुद्र जो है उससे कहीं बड़ा है। समझ में आया? तो यही है पैनेथिज्म, सर्वांतर्यामी ईश्वरवाद। एक है पैंथिज्म, सर्वेश्वरवाद, सब कुछ ईश्वर है। फिर आता है सर्वांतर्यामी ईश्वरवाद, पैनेथिज्म, यानी ईश्वर जो है ब्रह्मांड में भी है और उससे भी बड़ा है, एक एक कदम आगे बढ़ गया है ये। और समुद्र और लहरें वाला एग्जाम्पल याद रखिएगा। गांधी जी से संबंध कैसे है? गांधी जी केवल क्या नहीं कह रहे हैं? गांधी जी केवल ये नहीं कहते कि ईश्वर प्रकृति में है, वो ये भी कह रहे हैं कि सत्य ही ईश्वर है। यानी इसलिए उनका विचार क्या है? पैंथिज्म से आगे जाकर पैनेथिज्म के अधिक निकट माना जाता है। सर्वेश्वरवाद से आगे बढ़कर सर्वांतर्यामी ईश्वरवाद के ज्यादा नजदीक चला जाता है। फिर एक है अंतर्निहित ईश्वरवाद, इमिनेंट थिज्म, यानी ईश्वर दुनिया के अंदर मौजूद है। इसका भाव ये है, ईश्वर दुनिया के अंदर मौजूद है। उदाहरण के लिए पेड़ में ईश्वर है, नदी में ईश्वर है, गाय में ईश्वर है, मनुष्य में ईश्वर है। तो गांधी जी से संबंध क्या है इसका? जब गांधी जी गाय, पेड़ या पशु के प्रति अहिंसा की बात करते हैं, तो उसका आधार यही है, इमिनेंट थिज्म, अंतर्निहित ईश्वरवाद, कि सब में ईश्वर है। इसलिए नुकसान मत पहुंचाओ, जितनी जरूरत है उसका इस्तेमाल करो और उनका संरक्षण करो, प्रकृति का संरक्षण करो। फिर एक है निमित्तोपादेन ईश्वरवाद, निमित्तोपाद नेश्वरवाद।
यानी एफिशिएंट एंड मटेरियल कॉस्ट थियरी। ये क्या बोलते हैं कि ईश्वर ही निर्माता भी है और सामग्री भी। ईश्वर ही निर्माता है और सामग्री भी। एग्जाम्पल के लिए कुम्हार और घड़ा के बारे में सोचिए। एक कुम्हार है और कुम्हार जो घड़ा बनाता है। तो सामान्य स्थिति में क्या है, कुम्हार जो है निर्माता है, मिट्टी सामग्री है। लेकिन ये जो निमित्तोपाद नेश्वरवाद है, इसमें क्या होगा, इस दर्शन में ईश्वर ही कुम्हार भी है और ईश्वर ही मिट्टी भी है। समझ में आया? सामान्य स्थिति में कुम्हार जो निर्माता है, मिट्टी सामग्री है। लेकिन इस दर्शन के अकॉर्डिंग ईश्वर ही कुम्हार भी है और ईश्वर ही मिट्टी भी है। गांधी जी से संबंध क्या है? यदि पूरी प्रकृति ईश्वर का ही विस्तार है, तो पेड़ काटना, नदियाँ प्रदूषित करना, पशुओं को अनावश्यक कष्ट देना सिर्फ पर्यावरणीय समस्या नहीं होगी, बल्कि आध्यात्मिक समस्या भी है ये। समझ में आया? विचार देखिए, टेक्निकल नाम देखिए और मुख्य संदेश देखिए। गांधी जी ईसावास्यमिदं सर्वम, यानी हर चीज में ईश्वर है। ब्रूनो क्या बोल रहे हैं? कॉस्मिक पैंथिज्म, यानी ब्रह्मांड जो है ईश्वर की अभिव्यक्ति है। स्पिनोजा क्या बोल रहे हैं? ये पैंथिज्म को बोल रहे हैं, यानी गॉड क्या है? नेचर है। सर्वेश्वरवाद, सब कुछ ईश्वर है। पैनेथिज्म क्या बोल रहा है? कि ईश्वर संसार में भी है और उससे परे भी है। अंतर्निहित ईश्वरवाद क्या है? इमनेंटिज्म, यानी ईश्वर हर वस्तु में मौजूद है। और एक एफिशिएंट प्लस मटेरियल कॉज क्या है? निमित्तोपादेन ईश्वरवाद, यानी ईश्वर निर्माता भी है और सामग्री भी है। ठीक है, तो गांधी जी का पर्यावरण दर्शन केवल जो है पर्यावरण संरक्षण नहीं था, बल्कि स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक पर्यावरणवाद भी था। तो उनका संदेश था कि केवल पेड़ क्या करना है, पेड़ केवल लकड़ी नहीं है, नदी केवल पानी नहीं है, पशु केवल संसाधन नहीं है, प्रकृति ईश्वर की अभिव्यक्ति है। इसीलिए मनुष्य की ड्यूटी है कि वो नॉन वायलेंस और जो अपरिग्रह है, ट्रस्टीशिप है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सिद्धांतों पर चलते हुए प्रकृति की रक्षा करें। ठीक है? तो गांधी जी का प्रकृति दर्शन ईशावास्यमिदं सर्वम पर आधारित है, जो पैनेथिज्म तथा निमित्तोपादेनेश्वरवाद की तरह ही प्रकृति को ईश्वर की अभिव्यक्ति मानता है। इसलिए वे प्रकृति के शोषण नहीं, बल्कि संरक्षण और सहअस्तित्व की वकालत करते थे हमेशा। इतनी डीप नॉलेज लेने के बाद वो बोल रहे हैं, वो ऐसे हवा में उठ के नहीं बोल रहे हैं कि चलो, चलो मत नुकसान पहुँचाओ। जब इतनी डीप नॉलेज लेके आप जाएँगे, फिर उसके बाद भी उत्पात मचाएँगे, तो फिर किताब पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। प्रकृति का महत्व मानने वाले विचारक और दर्शन को थोड़ा देखेंगे हम। बहुत सारे दर्शन हैं प्रकृति को लेके। नौ वैष्णव दर्शन, नियो वैष्णविज्म। एक इसमें क्या आता है? ईशावास्यमिदं सर्वम। स्रोत क्या है? ईशा उपनिषद। इसका अर्थ क्या है? कि पूरी सृष्टि में ईश्वर मौजूद है। पूरी सृष्टि में ईश्वर मौजूद है, यानी पेड़, नदी, पहाड़, पशु, पक्षी, इंसान, सब में ईश्वर का अंश है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके घर में भगवान की मूर्ति रखी है, तो आप क्या करेंगे? आप तोड़ देंगे उसे? तो आपका जवाब आएगा नहीं। तो फिर क्या है? तो अगर पेड़ में भी अगर ईश्वर है, नदी में भी ईश्वर है, तो उससे नुकसान क्यों पहुँचाना है? तो आपको लगता है कि मूर्ति में भगवान है, तो उनको तोड़ेंगे तो गुस्सा आएगा। तो नदी में भी जब ईश्वर है, पेड़ में भी जब ईश्वर है, तो उसको काटेंगे, नदी को प्रदूषित करेंगे, तो गुस्सा उतना ही आना चाहिए आपको। ठीक है? तो गांधी जी से संबंध क्या है? गांधी जी जो है प्रकृति केवल उपयोग की वस्तु नहीं है, बल्कि पूजनीय है, ऐसा मानते थे, सोचते थे। और उन्हीं की सोच के अनुसार अहिंसा, अपरिग्रह और सादा जीवन जैसे सिद्धांत निकले हैं। अर्नेस है एक, अर्नेनेस और डीप इकोलॉजी का संबंध देखिए। डीप इकोलॉजी यानी गहन पारिस्थितिकी। ये क्या कहता है कि आज ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि जंगल हमारे काम के लिए है। लेकिन डीप इकोलॉजी क्या बोलेगी कि जंगल अपने आप में महत्वपूर्ण है, चाहे इंसान को उनसे फ़ायदा हो या ना हो। उदाहरण के लिए बाघ को क्यों बचाना चाहिए? सामान्य सोच क्या होगी? क्योंकि पर्यटन बढ़ेगा। लेकिन डीप इकोलॉजी क्या बोलेगी? क्योंकि बाघ को जीने का अधिकार है, इंसान की तरह उसका भी वैल्यू है। ये डीप इकोलॉजी आपको समझाएगी। गांधी जी से संबंध क्या है? गांधी जी क्या कहते थे कि मनुष्य जो है प्रकृति का मालिक नहीं। और डीप इकोलॉजी भी यही कह रही है कि दोनों के विचार जो है प्रकृति का सम्मान करना और सभी जीवों का सम्मान करने पे जोर दे रहे हैं। बुद्धिज्म क्या बोलेगा इसमें? बुद्धिज्म में अहिंसा, करुणा और परस्पर निर्भरता की बात करी गई है। क्या सिखाता है ये? बौद्ध धर्म क्या बोलता है? कि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड है। यदि प्रकृति को नुकसान होगा तो अंततः क्या होगा? इंसान को नुकसान पहुंचेगा ही पहुंचेगा। और आज का मॉडर्न साइंस भी इसको साबित कर चुका है कि पेड़ काटेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से लाएंगे? पेड़ काटिएगा, जो समुद्र को नुकसान पहुँचाइए पूरा, जो उसमें फाइटोप्लैंक्टन है उनको खराब करेंगे,
तो वहाँ से ऑक्सीजन निकलता है फाइटोप्लैंक्टन से, और एक है पेड़ों से निकलता है। जब सबको ही नुकसान पहुँचा देंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से लेकर आएँगे आप? तो मनुष्य का और पेड़ों का दोनों एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर मधुमक्खी खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? परागण कम हो जाएगा, फसल कम होगी, भोजन का संकट आ जाएगा आपको। फूड सिक्योरिटी के लिए आपकी ज़रूरी है, इसलिए मधुमक्खी बचाना मानव हित में है। गांधी जी से संबंध क्या है? गांधी जी जो है बुद्ध की अहिंसा से बहुत प्रभावित थे, और दोनों मानते थे कि किसी भी जीव को अनावश्यक कष्ट नहीं देना है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में देखिए, ये क्या बोलते थे? ये कहते थे कि अद्वैत का अर्थ है दो नहीं केवल एक, यानी पूरा ब्रह्मांड जो है एक ही चेतना का हिस्सा है। अद्वैत वेदांत में ये बोला जाता है ना कि दो नहीं केवल एक है। देखिए इसका गहरा मीनिंग क्या है प्रकृति के सेंस में, प्राकृतिक संरक्षण के लिए। दो नहीं एक है। अब धरती पे जितने हैं, जितने लोग हैं, अब ये बोल रहा है अद्वैत वेदांत की दो नहीं एक है। मनुष्य जो है अज्ञानवश अपने आप को अलग समझने लगता है, शरीर समझने लगता है। बल्कि क्या है, वो उसी परम तत्व का अंश है। तो इसीलिए दो नहीं एक है। धरती पे जितने भी हैं, उन सब में वो परम तत्व का अंश है, इसीलिए दो नहीं एक है। जब एक है, तो प्रकृति का नुकसान मत पहुँचाइए। एक-दूसरे को नुकसान पहुँचाना मतलब आप परम तत्व को नुकसान पहुँचा रहे हैं। समझ में आया? यानी पूरा ब्रह्मांड एक ही चेतना का हिस्सा है। उदाहरण के लिए समुद्र और उसकी लहरें जो हैं, अलग दिखती हैं, लेकिन वास्तव में दोनों पानी ही हैं। वैसे ही मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़, प्रकृति सब एक ही ब्रह्म के रूप हैं। समझ में आया? तो गांधी जी से संबंध क्या है? गांधी जी का विचार क्या है? सब में ईश्वर है। ईशावास्यमिदं सर्वम। और विवेकानंद के अद्वैत दर्शन से काफ़ी मिल रहा है ये। समझ में आया? अद्वैत वेदांत के देखिए प्रतिपादक स्वामी विवेकानंद नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि वो इसको मानते थे स्वामी विवेकानंद भी, कि शंकराचार्य हैं। ठीक है? रवीन्द्रनाथ टैगोर को देखिए, हार्मनी विथ नेचर, इकोलॉजिकल ह्यूमनिज़्म, इनका विचार क्या है? टैगोर मानते थे कि हमारी प्रकृति सबसे बड़ी शिक्षक है। इसलिए हार्मनी विथ नेचर और इकोलॉजिकल ह्यूमनिज़्म पे फोकस करना चाहिए। उदाहरण से समझिए। उन्होंने क्या, विश्व भारती यूनिवर्सिटी में बच्चों को पेड़ों के नीचे पढ़ाया। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि प्रकृति के बीच सीखना बंद कमरे में सीखने से ज़्यादा बेहतर है। खुले में पढ़ाते थे ना, स्वामी विवेकानंद खुले पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाते थे। प्रकृति के सानिध्य में पढ़ाते थे। ठीक है? स्टूडेंट्स को विश्व भारती यूनिवर्सिटी में। गांधी जी से संबंध क्या है? कि दोनों ये मानते थे कि अंधाधुंध जो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हो रहा है वो गलत है, और प्रकृति के साथ संतुलित विकास होना चाहिए। बाइबल में देखिए क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव भी देखिए। इसमें डोमिनियन थियरी है और एक स्टेवर्ड थियरी। ठीक है? डोमिनियन थियरी क्या कहती है कि डोमिनियन का अर्थ है कि प्रभुत्व, यानी कुछ लोगों ने इसका अर्थ निकाला है कि इंसान प्रकृति का मालिक है। लोगों को ऐसा लगता है डोमिनियन थियरी में कि इंसान जो है प्रकृति का मालिक है, और इस सोच में क्या है, डोमिनियन थियरी अगर लागू कर दी जाए कि इंसान जो है प्रकृति का मालिक है, तो जंगल कट जाएँगे, प्रदूषण बढ़ेगा, संसाधनों का दोहन होगा, जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करने लगेंगे, क्योंकि अपने को मालिक वाली भावना आएगी। और स्टेवर्डशिप थियरी क्या है? ये आधुनिक ईसाई विचारक कहते हैं कि इंसान मालिक नहीं है, बल्कि केयर टेकर है, एक संरक्षक है। एग्ज़ाम्पल के लिए, मान लीजिए किसी ने आपको बगीचे की देखभाल की ज़िम्मेदारी दी, तो आपका काम क्या होगा? पेड़ काटना नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करना। तो यही क्या है? स्टेवर्डशिप। ठीक है? फिर से समझिए, मान लीजिए किसी ने आपको बगीचे की देखभाल की ज़िम्मेदारी दे दी, तो आपका काम क्या होना चाहिए? उसकी रक्षा करना, ना कि उसको काट-पीट देना। तो रक्षा करना स्टेवर्डशिप है। गांधी जी से संबंध क्या है? कि गांधी जी इसी दूसरी व्याख्या के करीब थे स्टेवर्डशिप के। ट्रस्टीशिप का थ्योरी उन्होंने भी दिया था कि संरक्षक होना चाहिए। वे क्या कहते थे? पृथ्वी हमारी संपत्ति नहीं है, हमारी ज़िम्मेदारी है। रिस्पॉन्सिबल ह्यूमनिज़्म के बारे में बोला उन्होंने। रिस्पॉन्सिबल ह्यूमनिज़्म, गांधी जी इसको मानते थे। ठीक है? चलिए एक लाइन में देखिए सब। नौ वैष्णव क्या? ईशावास्यमिदं सर्वम, सब में ईश्वर है। अर्नेनेस क्या बोल रहे हैं? डीप इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने अर्नेनेस ने। प्रकृति का अपना मूल्य है। बौद्ध धर्म अहिंसा और करुणा, यानी सभी जीवों के प्रति करुणा रखो। विवेकानंद अद्वैत वेदांत में को मानते हैं, तो ये क्या बोल रहे हैं? सब एक ही चेतना का भाग है। टैगोर क्या बोल रहे हैं? हार्मनी विथ नेचर, यानी प्रकृति सबसे बड़ी शिक्षक है। बाइबिल स्टेवर्डशिप, यानी प्रकृति की जिम्मेदार देखभाल करना है हमें। तो सब जो है एक तरीके से प्रकृति के संरक्षण के बारे में चिल्ला रहे हैं जोर-जोर से।
तो गांधी जी हर व्यक्ति की आवश्यकता पूरी कर सकती है, ठीक है? तो गांधी जी क्या बोले कि पृथ्वी हर व्यक्ति की आवश्यकता पूरी कर सकती है, लेकिन हर व्यक्ति के लालच को नहीं। तो ये कोट क्या करता है? सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल एथिक्स, डीप इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सभी उत्तरों में आप लिखिए इसको, बहुत ज़बरदस्त है। इसके पीछे का मूल भाव समझिए, पहले एक लाइन पढ़ के केवल रट के नहीं जाना है। क्यों बोला गया आप समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। तो डीप इकोलॉजी, गांधी जी और न्यूक्लियर एज, थोड़ा इसको देखते हैं, परमाणु युग। डीप इकोलॉजी इसको किसने दिया था? अर्नेनेस ने। प्रवर्तक इसके वही थे। डीप इकोलॉजी कहती है कि प्रकृति केवल इंसानों के लिए नहीं बनी। पेड़, नदी, पहाड़, पक्षी, जानवर सभी का अपना अस्तित्व है और सम्मान है, और उनका मूल्य केवल इस बात से तय नहीं होगा कि वे इंसान के कितने काम आते हैं। ठीक है? उदाहरण के लिए बाघ को क्यों बचाना चाहिए? सामान्य सोच क्या बोलेगा? जो एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू है, वो बोलेगा कि बाघ बाघ बचेंगे तो पर्यटन बढ़ेगा और पैसा मिलेगा। डीप इकोलॉजी क्या करेगी? वो कहेगा कि बाघ को जीने का अधिकार है, इसलिए उसे बचाना चाहिए। चाहे इंसान को उससे कोई फ़ायदा मिले या ना मिले। ठीक है? इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? आंतरिक मूल्य क्या है? का मतलब है कि किसी चीज़ की कीमत उसके अपने अस्तित्व में है। जैसे किसी म मान लीजिए कि पेड़ की कीमत सिर्फ़ लकड़ी नहीं है, वो पक्षियों का घर है, ऑक्सीजन देता है, पर्यावरण संतुलित रखता है, इसलिए उसका अपना मूल्य है। ठीक? तो डीप इकोलॉजी का मुख्य संदेश क्या है? कि मनुष्य प्रकृति का मालिक नहीं है, उसका एक छोटा-सा हिस्सा है। मनुष्य प्रकृति का मालिक नहीं है, उसका एक छोटा-सा हिस्सा है। डीप इकोलॉजी में उसका आंतरिक मूल्य क्या है? कि प्रकृति का भी अपना मूल्य है। और गांधी जी का प्रकृति का दर्शन देखिए, अहिंसा, अपरिग्रह, सर्वोदय और ईशावास्यमिदम, इन सबको मानते थे। तो गांधी जी कहते थे कि प्रकृति हमारी जरूरतों को पूरा करेगी, लालच को नहीं। ठीक है? एग्जाम्पल के लिए दो किसान है, किसान ए क्या है? उतनी ही लकड़ी काटता है जितनी जरूरत है, और किसान बी ज्यादा पैसे कमाने के लिए पूरा जंगल काट देता है। तो गांधी जी किसान ए को सही मानेंगे। क्यों? क्योंकि उसने जरूरत जितनी जरूरत थी उसने उतना ही लिया, लालच नहीं किया। अपरिग्रह मतलब कि जितनी जरूरत है उतना ही लो, अधिक संग्रह मत करो, ज्यादा जमा मत करो। अहिंसा, गांधी जी अहिंसा केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं थी, बल्कि पशु, पक्षी, पेड़ पौधों, पूरी प्रकृति के लिए था। तो अहिंसा भी नहीं करना है, अहिंसा इनके साथ भी नहीं करना है, प्रकृति का संरक्षण करना है। तो डीप इकोलॉजी में प्रकृति का अपना मूल्य है, कम उपभोग करो, सभी जीवों का सम्मान करो, प्रकृति का सम्मान करो। प्रकृति का अपना मूल्य है तो प्रकृति में ईश्वर है, कम उपभोग करो यानी अपरिग्रह, सभी जीव समान है यानी अहिंसा करो, और प्रकृति का सम्मान है यानी प्रकृति की पूजा करो। अब परमाणु युग देखिए, न्यूक्लियर एज देखिए, न्यूक्लियर एज देखिए, न्यूक्लियर एज देखिए, एक सेकंड। न्यूक्लियर एज समझते हैं? न्यूक्लियर एज क्या है? ये 1945 में एटॉमिक बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, नागासाकी और हिरोशिमा में बॉम्बिंग हुई थी। इसके बाद शुरू हुआ युग को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर एज, यानी जब इंसान के पास पूरी पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति आ गई, तो बोलते हैं न्यूक्लियर एज। और हिरोशिमा नागासाकी के बाद शुरू हुआ ये युग है। गांधी जी ने इसको कैसे देखा? गांधी जी ने परमाणु बम को क्या बोला? कि साइंस का सबसे शैतानी उपयोग था ये। क्यों? क्योंकि यह केवल इंसानों को नहीं मार रहा है, यह नष्ट क्या कर रहा है? मिट्टी, पानी, हवा, पेड़ पौधे, जानवर, आने वाली पीढ़ियों, इन सबको नष्ट कर दे रहा है। एग्जाम्पल से समझिए कि अगर जंगल में आग लग जाएगा तो कुछ वर्षों में जंगल वापस उग सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन यदि परमाणु बम विस्फोट किया जाए तो उसका रेडिएशन जो है दशकों तक रहेगा, और भूमि जो है खेती योग्य नहीं रहेगी, और लोग बीमार पैदा होंगे, जैसा कि जापान में देखा जाता है। रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन मतलब कि परमाणु विकिरण द्वारा मिट्टी, जल और वायु का प्रदूषण हो जाना, प्रदूषित हो जाना। तो गांधी जी के अनुसार जो परमाणु बम की समस्या क्या है? हिंसा का चरम है, बिल्कुल। ठीक है? और मानवीय अहंकार है ये। वो मानते थे कि इंसान प्रकृति का मालिक बनना चाहता है, और ये मोरल डिक्लाइन बोलते थे उसको, नैतिक पतन। वो बोलते थे कि विज्ञान अच्छा है लेकिन नैतिकता के बिना खतरनाक हो जाएगा। विज्ञान अच्छा है लेकिन नैतिकता के बिना वो खतरनाक है।
अब तीनों को एक साथ देखिए। डीप इकोलॉजी क्या कह रही है कि जंगल को बचाओ क्योंकि उसका अपना मूल्य है, और गांधी जी क्या बोल रहे हैं, जंगल को बचाओ क्योंकि उसमें भी ईश्वर है। और न्यूक्लियर एज क्या दिखा रहा है, जब इंसान प्रकृति का सम्मान नहीं करता है, वो पूरे जंगल और पृथ्वी को नष्ट करने वाली तकनीक बना लेता है। समझ में? तीनों को एक साथ जोड़ के समझिए, गांधी, न्यूक्लियर एज और डीप इकोलॉजी। डीप इकोलॉजी क्या करिए, पर्यावरण को बचाओ, अपना मूल्य है, गांधी जी भी कह रहे हैं उसमें ईश्वर है। लेकिन न्यूक्लियर एज क्या दिखा रहा है कि जब ये आदमी नहीं मानते इन सब चीजों को, तब वो एक शैतान बन जाता है। समझ में आया? तो इसीलिए बोल रहे हैं कि विज्ञान अच्छा है, लेकिन बिना नैतिकता के विज्ञान जो है श्राप है। समझ में आ गया? देखिए, इन इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, डीप इकोलॉजी में ठीक है, गांधी जी भी मानते हैं इसको, लेकिन न्यूक्लियरिज्म में ये नहीं दिख रहा है। अहिंसा डीप इकोलॉजी में दिख रहा है, गांधी जी में भी दिख रहा है, न्यूक्लियरिज्म में नहीं है ये। सस्टेनेबिलिटी डीप इकोलॉजी में भी दिख रहा है, गांधी जी के विचारों में भी है, न्यूक्लियरिज्म में नहीं है। लिमिटेड कंजम्पशन डीप इकोलॉजी में भी दिख रहा है, गांधी जी भी यही बोल रहे हैं, न्यूक्लियरिज्म में ये नहीं दिख रहा है। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी डीप इकोलॉजी में दिख रही है, गांधी जी में दिख रही है विचारों में, और न्यूक्लियरिज्म में ये नहीं है। और डिस्ट्रक्टिव पावर डीप इकोलॉजी में ऐसा नहीं होता, गांधी जी के विचारों में भी ऐसा नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर एज में ऐसा हो रहा है। यानी 1945 के बाद का जो काल शुरू है सब न्यूक्लियर एज है, और इसमें ये सब तबाही मचाना ये सब दिख रहा है पूरी तरीके से। ठीक है, अब देखिए प्रशासन में इसका उपयोग कैसे करेंगे। प्रशासन में इसका उपयोग करेंगे, जितने भी विचार आइडियोलॉजी अभी आप पढ़े आप कैसे करेंगे। एक है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एक है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, और है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2030 तक सबको पूरा करना है। ठीक है, अब नमामि गंगे देखिए, नमामि गंगे ये क्या है, रिवर रिजर्वेशन के लिए, यानी नमामि गंगे प्रोग्राम। पहले सोच क्या थी, गंगा केवल पानी का सोर्स है, और गांधीवादी सोच क्या है कि गंगा हमारी सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर है, और इसलिए उसकी रक्षा करना जरूरी है, इसलिए नमामि गंगे आएगा। ग्राम स्वराज और विकेंद्रीकरण, इसमें ग्राम स्वराज, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, ये सब आएगा। गांधी जी क्या चाहते थे कि गांव अपने फैसले खुद ले, और दिल्ली से सब निर्णय जो है दिल्ली से ना हो। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए गांव का तालाब सूख रहा है, तो केंद्रीकृत व्यवस्था क्या है, दिल्ली से अधिकारी आएंगे, फाइल बनेगी, मंजूरी आएगी, फिर समय लगेगा इसमें बहुत ज्यादा। ग्राम स्वराज का कॉन्सेप्ट क्या है कि गांव वाले मिलकर तालाब साफ करेंगे, वर्षा जल का संग्रहण करेंगे, पेड़ लगाएंगे, और समस्या जल्दी हल हो जाएगी। समझ में आ गया? प्रशासनिक उदाहरण देखिए, पंचायती राज सिस्टम, स्वच्छता अभियान, बिहेवियरल चेंज, ये एक प्रशासनिक उदाहरण है। ये ग्राम स्वराज जो कॉन्सेप्ट है गांधी जी का, कि सभी लोग गांव वाले मिलकर करेंगे, आज का ये जो पंचायती राज व्यवस्था है ये उन्हीं का विचार है, जिसको मूर्त रूप दिया गया है। स्वच्छता अभियान, बिहेवियरल चेंज अप्रोच, ये जो स्वच्छता अभियान होता है वो आपके बिहेवियर को चेंज करने के लिए प्रयास किया जाता है। इसके लिए गांधी जी क्या बोलते थे कि स्वच्छता स्वतंत्रता से भी बहुत ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए दो लोग जो है सड़क पर चल रहे हैं, पहला व्यक्ति कूड़ा सड़क पर फेंक देता है और दूसरा व्यक्ति डस्टबिन में डाल देता है, तो दोनों के बिहेवियर में अंतर है। तो स्वच्छता अभियान क्यों शुरू किया जाता है, क्योंकि बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज लाया जाए, जागरूक किया जाए कि कूड़ेदान में ही कूड़ा फेंकना है, रोड पे नहीं फेंकना है। ठीक, तो गांधी जी क्या करेंगे, दूसरे व्यक्ति को आदर्श नागरिक मानेंगे जो डस्टबिन में कूड़ा फेंकेगा, क्योंकि उसका बिहेवियर जो है प्रकृति के अनुरूप है, बचाने वाला है। ठीक, और इसका उदाहरण है स्वच्छ भारत मिशन जो भारत सरकार चला रही है। उद्देश्य क्या है कि शौचालय निर्माण करना है, कचरा प्रबंधन करना है, स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ानी है। एक है न्यूनतमवाद और उपभोग पर नियंत्रण करना, यानी मिनिमलिज्म, सस्टेनेबल कंजम्पशन और रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन। गांधी जी क्या बोल रहे हैं कि जरूरत पूरी करो, लालच नहीं, जितनी जरूरत है उतना इस्तेमाल करो, अनावश्यक नहीं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो है एक व्यक्ति के लिए एक मोबाइल ठीक है, ठीक, दूसरा व्यक्ति एक है जो हर साल नया मोबाइल खरीदता है, पुराना फेंक देता है। एक व्यक्ति एक मोबाइल लेके खुश है, लंबे टाइम तक चला रहा है उसको, दूसरा व्यक्ति हर साल नया फोन खरीद रहा है। ठीक है, तो सवाल आपसे पूछा जाएगा कि कौन सबसे ज्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा, तो व्यक्ति जो ए व्यक्ति है वो ज्यादा नुकसान पहुंचा देगा, सॉरी व्यक्ति जो बी है वो ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। ठीक, और प्रशासन में कैसे उपयोग करेंगे, सर्कुलर इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में पढ़ा होगा ना, रीयूज करने के बारे में है ये, जो भी चीजें आप इस्तेमाल करते हैं, तो इसका उपयोग प्रशासनिक उपयोग में सर्कुलर इकोनॉमी यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। उदाहरण के लिए प्लास्टिक रिसाइकलिंग, ई वेस्ट प्रबंधन और सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, इसके एग्जाम्पल बनेंगे सर्कुलर इकोनॉमी के।
समझ में आया? और गांधी जी क्या बोल रहे हैं कि ज़रूरत अपनी जितनी ज़रूरत है उतना इस्तेमाल करो, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल मत करो। ठीक है? जितनी ज़रूरत है उतना ही। तो ये सब एग्ज़ाम्पल बनेंगे प्रैक्टिकल जो आज दिखते हैं हमें। और स्थानीय और स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए बोलते थे। यानी स्वदेशी, लोकल इकोनॉमी, लो कार्बन इकोनॉमी, ये सब। एग्ज़ाम्पल के लिए एक विकल्प देखिए, एक सेब जो है 3000 किलोमीटर दूर से आया है। विकल्प एक, आपके पास 2 विकल्प हैं मान लीजिए। एक सेब जो है 3000 किलोमीटर दूर से आया है। दूसरा विकल्प ये है, एक सेब है जो आपके ज़िले में किसान ने उगाया है। एक 3000 किलोमीटर दूर से आया है, एक सेब आपके आपके ज़िले में किसान ने उगाया है। तो गांधी जी इससे क्या बोलेंगे कि स्थानीय किसान से सामान खरीदो। ठीक है? क्यों? क्योंकि कम परिवहन, कम ईंधन, कम प्रदूषण और अधिक रोज़गार मिलता है इससे। ठीक? कचरा कम करना, यानी ये वेस्ट मैनेजमेंट, रिसाइकिल और ज़ीरो वेस्ट लाइफ़स्टाइल। बाज़ार जाते समय प्लास्टिक बैग नहीं लेना है, कपड़े का थैला इस्तेमाल करना है। ठीक है? ये सुनने में बहुत छोटा कदम लगेगा, लेकिन ये सभी लोग जब करेंगे धीरे-धीरे तो प्लास्टिक रिप्लेस हो जाएगा। ठीक? प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए, यानी एनवायरमेंटल एथिक्स और इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी होनी चाहिए। गांधी जी का संदेश क्या था कि हर जीव में ईश्वर का अंश है। पेड़ काटना, अगर आप पेड़ काटने के बारे में सोच रहे हैं, तो मत सोचिए। पेड़ काटना पहले सोचो, तो आपके मन में ये आना चाहिए कि ये ज़रूरी है। जब आप पेड़ काटने के बारे में सोचे कि पेड़ काट देना चाहिए, तो मन में आपके आना चाहिए कि क्या ये ज़रूरी है? बिना पेड़ काटे हो नहीं पाएगा। थोड़ा उपाय वगैरह लगा ले अपना, सस्टेनेबल तरीका अपनाए कोई। ठीक? नदी में कूड़ा फेंकना, ये गलत है, ये नहीं करना है। तो गांधी जी का विचार क्या है? ज़रूरत जितना है उतना उपयोग करो, ग्राम स्वराज, स्वच्छता, स्वदेशी, अपरिग्रह और प्रकृति का सम्मान। और इसका आज मूर्त रूप में क्या दिख रहा है? संसाधन का संरक्षण, ग्राम स्वराज, पंचायती राज, स्वच्छता का स्वच्छ भारत मिशन जो चल रहे हैं, स्वदेशी, लोकल प्रोक्योरमेंट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वगैरह जो चल रहा है, वो इसी का रूप है कि अपना जो लोकल चीज़ें प्रमोट करना इंटरनेशनल लेवल पे। अपरिग्रह, मिनिमलिज्म यानी कम उपभोग करना, जितनी ज़रूरत है उतना। प्रकृति का सम्मान, पर्यावरण संरक्षण करना। ठीक है? तो गांधी जी का पर्यावरण सूत्र का 5S मॉडल याद रखिए। 5S, पहला एस क्या है? सिंप्लिसिटी, दूसरा सस्टेनेबिलिटी, तीसरा है स्वदेशी, चौथा है सैनिटाइजेशन और पांचवा है सेंसिटिविटी टू नेचर। 5S मॉडल प्रकृति के लिए, याद रखिएगा इसको। और गांधी जी की नैतिक एथिकल इकोनॉमी देखिए क्या है, एक नया टॉपिक पूरा का पूरा, एथिकल इकोनॉमी। ये गांधी जी की एथिकल इकोनॉमी है। तो पहले ये समझना है कि सामान्य अर्थशास्त्र क्या पूछता है कि ज़्यादा पैसा कैसे कमाएँ? लेकिन गांधी जी क्या पूछते हैं कि ज़्यादा लोगों का भला कैसे किया जाए? ठीक है? तो ये गांधी जी की एथिकल इकोनॉमी है। सामान्य अर्थशास्त्र, ज़्यादा पैसे कैसे कमाए जाएँ? गांधी जी का जो एथिकल इकोनॉमी है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला कैसे किया जाए? ये गांधी जी की एथिकल इकोनॉमी है। ठीक है? तब गांधी जी की नैतिक अर्थव्यवस्था का सूत्र है 4S फॉर्मूला। पहला एस क्या है? सर्वोदय यानी सबका विकास। दूसरा है श्रम, यानी सब काम करें। तीसरा एस है सिम्प्लिसिटी, यानी कम उपभोग करें, सादगी से रहें। चौथा एस है सर्विस, यानी समाज का कल्याण करें। 4S फॉर्मूला एथिकल इकोनॉमी का, और एथिकल इकोनॉमी किसका? गांधी जी का। तो सर्वोदय सिद्धांत, यानी सबका उदय, सबका कल्याण। एग्ज़ाम्पल से देखिए, मान लीजिए एक स्कूल में 100 बच्चे हैं, सामान्य सोच क्या कहेगी 90 बच्चे पास हो जाए तो ठीक होगा। और सर्वोदय सोच क्या बोलेगी 100 में से 10 कमज़ोर बचे हैं, तो उन्हें भी आगे बढ़ाया जाए। ठीक है? तो गांधी जी क्या कहते हैं कि विकास तभी सही है जब सबसे गरीब व्यक्ति को भी लाभ मिले, यानी सर्वोदय हो। ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए सरकार जो है नई सड़क बना रही है, सामान्य विकास क्या होगा कि शहर तक सड़क बन जाए, लेकिन सर्वोदय विकास क्या होगा कि गाँव के अंतिम घर तक सड़क बन जाए। ठीक है? अन्नदायी श्रम, यानी ब्रेड लेबर, इसका मतलब क्या है कि जो खाना खाता है, उसे कुछ न कुछ श्रम करना चाहिए, यानी शारीरिक श्रम करना ज़रूरी है। अगर आप खाना खा रहे हैं, तो आपको शारीरिक श्रम करना होगा। कुछ न कुछ करिए, बागवानी ही करिए लेकिन करिए। ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए, एक परिवार में 5 सदस्य हैं, 4 लोग काम करते हैं, एक व्यक्ति पूरे दिन कुछ नहीं करता, लेकिन भोजन बराबर खाता है। ठीक है? गांधी जी क्या कहेंगे कि हर व्यक्ति को समाज में योगदान देना चाहिए। गांधी जी स्वयं क्या करते थे? चरखा चलाते थे, सफाई करते थे, खेती में मदद करते थे। ठीक है? संदेश क्या देना चाहते थे वो कि कोई काम छोटा नहीं होता है।
सेंट पॉल को देखिए, सेंट पॉल है एक, इन्होंने कहा वर्क एथिक्स के बारे में बोला। उनका बहुत प्रसिद्ध कथन है कि जो काम नहीं करता है, उसे खाने का अधिकार नहीं है। जो काम नहीं करता है, उसे खाने का अधिकार नहीं है। वो ये बोलते हैं। उदाहरण के लिए, कक्षा में आपके क्लास में प्रोजेक्ट बनाना है, 4 बच्चे मेहनत करते हैं, 1 बच्चा कुछ नहीं करता है, लेकिन अंक जो है बराबर चाहता है कि उसको मार्क भी बराबर मिले, तो ऐसा नहीं होगा। तो सेंट पॉल और गांधी जी दोनों कहेंगे कि ये न्याय नहीं है। तो गांधी जी से संबंध कैसे है? सेंट पॉल का विचार क्या है? ब्रेड लेवल में दिखाई देता है। जॉन रस्किन और श्रम का मूल्य देखिए, डिग्निटी ऑफ लेबर, इक्वालिटी ऑफ लेबर, ये जॉन रस्किन बोल रहे हैं। रस्किन क्या कह रहे हैं कि हर उपयोगी काम सम्मान के योग्य है। उदाहरण के लिए, समाज में डॉक्टर, शिक्षक, सफाई कर्मी, किसान, इन सब का सम्मान होना ज़रूरी है। यानी हम अक्सर डॉक्टर को अधिक सम्मान दे देते हैं, लेकिन अगर एक किसान जो है ना हो, तो खाना कौन देगा? ठीक है? तो अगर सफाई कर्मी ना हो, तो शहर कौन चलाएगा? तो रस्किन कह रहे हैं कि सभी उपयोगी श्रम का नैतिक मूल्य समान है। ठीक है? तो गांधी जी पर प्रभाव इनका क्या पड़ा है? गांधी जी ने सीखा कि श्रम की गरिमा यानी डिग्निटी ऑफ लेबर के बारे में सीखा। गांधी जी का तावीज़, गांधीज़ तालिस्मैन यानी लास्ट पर्सन प्रिंसिपल। सबसे प्रसिद्ध गांधीवादी कसौटी क्या है कि जब भी कोई निर्णय लो, खुद से पूछो। ठीक है? जब भी कोई डिसीज़न लेना है तो खुद से पूछना है कि इससे सबसे गरीब व्यक्ति का क्या लाभ होने वाला है। जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे प्रशासन में है, तो जो भी एक्टिविटी हम जा रहे हैं करने, उससे सबसे गरीब व्यक्ति को क्या लाभ होने वाला है। ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए सरकार मेट्रो बनाना चाहती है, तो गांधीवादी प्रश्न होगा कि क्या गरीब मज़दूर भी इसका उपयोग कर पाएगा? क्या उसकी बस्ती उजड़ेगी? क्या उसे रोज़गार मिलेगा? ये गांधीवादी प्रश्न होगा। और यदि गरीब का भला नहीं हो रहा है, तो गांधी जी उस योजना पर पुनर्विचार करने को बोल सकते हैं कि फिर से सोचो। ठीक है? तो तालिस्मैन फ़ॉर्मूला क्या है? थिंक ऑफ गरीब किसान, मज़दूर महिला, झुग्गी का बच्चा। इनके बारे में सोचो, फिर निर्णय लो। गांधी जी का समाजवाद, गांधीयन सोशलिज्म। सामान्य समाजवाद क्या कहता है कि सरकार संपत्ति पर नियंत्रण करे और अपने अनुसार डिस्ट्रीब्यूट करे। मार्क्सवाद क्या बोलेगा? क्लास स्ट्रगल, कि अमीर और गरीब के बीच संघर्ष होगा। तो गांधी जी क्या कहते हैं? क्लास कोऑपरेशन। मार्क्सवाद कहेगा क्लास स्ट्रगल, गांधी जी कहेंगे क्लास कोऑपरेशन, यानी अमीर गरीब मिलकर काम करें। उदाहरण के लिए, एक फैक्ट्री मालिक है, मार्क्सवादी समाधान क्या है कि फैक्ट्री छीन लो, और गांधीवादी समाधान क्या है कि मालिक जो है अपना हृदय परिवर्तन करे, मजदूरों के हितों का ध्यान रखे और उचित वेतन दे। हृदय परिवर्तन पे जोर देते थे। फिर ट्रस्टीशिप का थ्योरी महात्मा गांधी जी की तरफ से, इसका मतलब क्या है कि अमीर व्यक्ति धन का मालिक नहीं है बल्कि ट्रस्टी है। अमीर व्यक्ति धन का मालिक नहीं है बल्कि संरक्षक है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि किसी उद्योगपति के पास जो है 500 करोड़ रुपए है। अब गांधी जी कहेंगे कि यह धन केवल तुम्हारा नहीं है, ये समाज का भी हिस्सा है इसमें। इसलिए स्कूल बनवाओ, अस्पताल बनवाओ और गरीबों की मदद करो। ठीक है? तो इसका आधुनिक रूप क्या देखने को मिलता है? सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनियां अपने लाभ का हिस्सा समाज पर खर्च करती हैं, और ये गांधी जी की ट्रस्टीशिप से काफी मिलता-जुलता विचार है। ठीक है? तो गांधी जी बनाम और पूंजीवाद बनाम मार्क्सवाद। देखिए, लक्ष्य, तरीका, साधन, हिंसा और गरीब का स्थान, ये विषय है, और हम इनको देखेंगे कैपिटलिज्म, मार्क्सिज्म और गांधीज्म। तो लक्ष्य क्या है कैपिटलिज्म का? प्रॉफिट। मार्क्सिज्म क्या बोलता है? इक्वालिटी। और गांधीज्म क्या बोलता है? वेलफेयर फॉर ऑल। तरीका क्या है कैपिटलिज्म का? कंपटीशन करना। मार्क्सिज्म का क्या है? रेवोल्यूशन कर देना। और गांधी जी का क्या है? कॉपरेशन, सहयोग से। साधन क्या है कैपिटलिज्म का? मार्केट। मार्क्सिज्म का साधन क्या है? स्टेट कंट्रोल। और गांधीज्म का साधन क्या है? मोरल करेज। कैपिटलिज्म का हिंसा जो है कैपिटलिज्म में संभव हो सकती है, मार्क्सिज्म में क्रांति होगी, और गांधीज्म में अहिंसा होगा। गरीब का स्थान कहाँ है कैपिटलिज्म में? सेकेंडरी है। मार्क्सिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट है, और गांधीज्म में सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक? गांधीवादी विचार क्या है कि सबका भला हो, सब श्रम करे, श्रम का सम्मान हो, सबसे गरीब पहले, अमीर समाज के ट्रस्टी हैं, वर्ग सहयोग होना चाहिए और नैतिक समाजवाद होना चाहिए।
सबका भला सर्वोदय होना चाहिए, सब श्रम करें ब्रेड लेबर, श्रम का सम्मान हो डिग्निटी ऑफ लेबर, सबसे गरीब पहले यानी लास्ट पर्सन प्रिंसिपल, अमीर समाज के ट्रस्टी हैं ट्रस्टीशिप, वर्ग सहयोग यानी क्लास कोऑपरेशन और गांधीयन सोशलिज्म। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें मुनाफे से पहले इंसान, प्रतिस्पर्धा से पहले सहयोग और अमीर से पहले गरीब का कल्याण हो। यही है पूरे जो गांधी जी का एथिकल इकोनॉमी, गांधी जी का एथिकल इकोनॉमी। ठीक है? तो गांधी जी का कोट है कि मैं ऐसे विकास को विकास नहीं मानता जो सबसे अंतिम व्यक्ति तक ना पहुँचे। अगर अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुँच रहा है तो वो अनएथिकल इकोनॉमी है। एथिकल इकोनॉमी क्या है? जब अंतिम व्यक्ति तक वो लाभ पहुँचे। ठीक? अब ये इन विचारों को प्रशासन में कैसे उपयोग करेंगे? गांधी जी क्या बोल रहे हैं कि सरकार की हर नीति का फ़ायदा सबसे गरीब और सबसे कमज़ोर आखिरी व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। और योजनाओं में आज ये अगर नहीं दिखेगा तो दिक्कत है। तो देखते हैं कहाँ दिख रहा है, कहाँ नहीं दिख रहा है। सर्वोदय का सिद्धांत, सबका विकास, सबका कल्याण। ठीक? तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास के बारे में गवर्नमेंट ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रही होती है हमेशा। प्रधानमंत्री जनधन योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये सब क्या है? सर्वोदय। सर्वोदय का लेटेस्ट एग्ज़ाम्पल आज के टाइम का। गवर्नमेंट ये सब कर रही है। तो मनरेगा क्या करता है? ग्रामीण गरीबों को रोज़गार देगा, न्यूनतम आय की गारंटी देता है और ये सर्वोदय का व्यावहारिक रूप है। ट्रस्टीशिप थियरी, यानी अमीर व्यक्ति धन का मालिक नहीं है बल्कि समाज का ट्रस्टी है। तो इसका प्रशासन में उपयोग कैसा है? सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज ये दिखता है। कंपनीज़ एक्ट 2013 के तहत कंपनियाँ अपने लाभ का हिस्सा जो है सामाजिक कार्यों में लगाती है। जैसे टाटा ट्रस्ट हो गया, वो स्कूल बनाते हैं, अस्पताल बनाते हैं, छात्रवृत्ति देते हैं और रिलायंस फाउंडेशन क्या करता है? ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा में काम करता है। ठीक? अब अन्नदायी श्रम का प्रशासन में उपयोग देखिए। अन्नदायी श्रम मतलब जो व्यक्ति भोजन करता है, उसे समाज के लिए कुछ उपयोगी काम भी करना चाहिए। ठीक है? तो प्रशासन में उपयोग क्या है? स्किल डेवलपमेंट। ठीक है? तो सरकारी उदाहरण इसका क्या है? स्किल इंडिया मिशन जो चलाया जा रहा है। उद्देश्य क्या है स्किल इंडिया मिशन का? युवाओं को कौशल देना, आत्मनिर्भर बनाना, रोजगार देना। चौथा है श्रम की गरिमा, डिग्निटी ऑफ लेबर, इक्वालिटी ऑफ लेबर। इसका मतलब क्या है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं है। ठीक है? तो प्रशासन में उपयोग क्या है? वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल एजुकेशन में कौशल आधारित शिक्षा में बढ़ईगिरी, प्लम्बिंग, सिलाई, इलेक्ट्रीशियन को बढ़ावा देना, यानी स्किल देना, ताकि वो अपनी आजीविका जी सके। 5वाँ है अपरिग्रह और न्यूनतम उपभोग, यानी मिनिमलिज़्म और सस्टेनेबल कंज़म्पशन। यानी गांधी जी क्या बोल रहे हैं कि जितना ज़रूरत है उतना इस्तेमाल करो, लालच मत करो। ठीक? तो प्रशासन में उपयोग कैसे है? सर्कुलर इकोनॉमी, वेस्ट मैनेजमेंट में। उदाहरण इसका है सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन और एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक पर रोक लगाना। रिसाइकल, रीयूज़ करना और स्वच्छ भारत मिशन। ठीक? पर्यावरण संरक्षण पे, एनवायरमेंटल एथिक्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं कि पृथ्वी जो है ज़रूरतें पूरी कर सकता है, लालच को नहीं। तो प्रशासन में इसका उपयोग क्या है? जल संरक्षण करना, वन संरक्षण करना, रिन्यूएबल एनर्जी पे जोर देना और प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाना। ठीक है? जैसे रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बहुत सारी परियोजनाएँ चल रही हैं। 7वां है मशीनीकरण का विरोध और लघु उद्योग, यानी कॉटेज इंडस्ट्रीज़, एमएसएमई, डिसेंट्रलाइज़्ड प्रोडक्शन, इस पे जोर देना है। गांधी जी क्या चाहते थे कि बड़े उद्योगों के साथ छोटे उद्योग भी मजबूत हो जाएँ। ठीक है? तो प्रशासन में इसके लिए क्या किया गया? खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, रूरल इंडस्ट्रियलाइज़ेशन पे जोर दिया गया। उद्देश्य क्या था? ग्रामीण रोजगार, स्थानीय उत्पादन और आत्मनिर्भरता बढ़ाना। इस उसका एग्ज़ाम्पल बनेगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। छोटे व्यापारियों को ऋण देने के लिए ये योजना बनी है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का व्यावहारिक रूप है आज का। गांधीवादी विचार क्या रहा कि सबका सबका विकास, धन समाज की अमानत है, श्रम का सम्मान हो, कम उपभोग हो, प्रकृति का संरक्षण हो, ग्राम आधारित विकास हो, लघु उद्योग हो। यानी सबका विकास यानी सर्वोदय। और ये प्रशासनिक एग्ज़ाम्पल है, मनरेगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना। धन समाज की अमानत यानी ट्रस्टीशिप, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एग्ज़ाम्पल है आज का। श्रम का सम्मान हो यानी ब्रेड लेबर, स्किल इंडिया मिशन, ये प्रशासनिक एग्ज़ाम्पल है इसका। कम उपभोग यानी मिनिमलिज़्म, प्लास्टिक बैन कर देना। प्रकृति का संरक्षण यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी पे जोर देना। ग्राम आधारित विकास, डिसेंट्रलाइज़ेशन, यानी पंचायती राज इसका प्रशासनिक एग्ज़ाम्पल है। लघु उद्योग यानी कॉटेज इंडस्ट्री मॉडल, ये मुद्रा योजना, केवाईआईसी जो खादी ग्राम सारी चीज़ें चल रही हैं खादी से जुड़ा हुआ, स्वदेशी, वो इसका एग्ज़ाम्पल है।
तो ये गांधी का प्रशासन मॉडल 5S से याद रखिए, 5P मॉडल, 5P फॉर्मूला। 5P फॉर्मूला, P क्या है? पुअर फर्स्ट यानी गरीब पहले। P2 क्या है? पीपल्स पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी। P3 प्रोडक्टिव लेबर यानी उत्पादक श्रम। P4 प्लैनेट प्रोटेक्शन यानी पर्यावरण का संरक्षण करना। P5 क्या है? पब्लिक वेलफेयर, जन कल्याण। ये 5P फॉर्मूला है गांधी जी का प्रशासन मॉडल, प्रशासनिक मॉडल। ठीक है, तो किसी भी निर्णय से पहले सबसे गरीब व्यक्ति का चेहरा याद करो और सोचो कि इससे उसको क्या लाभ होने वाला है। बहुत फेमस है इनका। क्यों फेमस है आप पता चला इसके बारे में? कोटेशन पढ़ना है लेकिन उसके पीछे की मूल भावना समझना है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा बोल गए। अब अराजकतावाद देखेंगे थोड़ा, गांधी जी और अराजकतावाद, अनार्किज्म। और इसका कंफ्यूजन थोड़ा दूर करेंगे अनार्किज्म का। अराजकतावाद क्या है? देखिए, अराजकतावाद का मतलब है ऐसा समाज जहां लोगों पर शासन करने के लिए सरकार, पुलिस, सेना या कोर्ट की जरूरत बहुत कम या बिल्कुल ना हो। याद रखिएगा, बहुत कम या बिल्कुल ना हो, ये 2 वर्ड याद रखिएगा, बहुत कम या बिल्कुल ना हो। ठीक? क्योंकि लोग खुद जिम्मेदारी से जीवन जीते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा समाज जहाँ लोगों पर शासन करने के लिए सरकार, पुलिस, सेना या कोर्ट की जरूरत बहुत कम या बिल्कुल ना हो, क्योंकि लोग खुद जिम्मेदारी से जीवन जीते हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे? अराजकता का मतलब अफरा तफरी नहीं है। दार्शनिक अर्थ में इसका मतलब है नो रूलर नॉट टू ऑर्डर, यानी शासक नहीं लेकिन व्यवस्था बनी रहे। समझ में आया? खुद लोग इतना रिस्पॉन्सिबल है, इतनी जिम्मेदारी से रहते हैं कि कोर्ट, पुलिस, सरकार की जरूरत ही नहीं है। सब कुछ ऑर्डर में चल रहा है, कोई हिंसा नहीं, कोई कुछ नहीं, यानी एक तरीके से यूटोपियन वर्ल्ड चल रहा है, तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, सब व्यवस्था बढ़िया चल रहा है। इसलिए इस सेंस में अराजकतावाद है। अराजकतावाद का मतलब अफरा तफरी मत समझिएगा यहाँ पे। 2 केसेस में अराजकतावाद आ सकता है। एक तो बहुत हिंसा हो जाए, इतना हिंसा हो जाए कि एकदम ऐसा महसूस होने लगे कि न सरकार किसी काम की है, न पुलिस किसी काम की, न सेना, न कोर्ट, कोई कुछ काम ही नहीं कर रहा है। वो है नेगेटिव और एनार्किज्म, नेगेटिव सेंस में आ जाएगा पूरा। ठीक? कि अब ये सब कोलैप्स कर चुके हैं, काम ही नहीं कर रहा है एकदम। और पॉजिटिव एनार्किज्म क्या है? कि सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा है कि इन सब की ज़रूरत ही नहीं है। लोग खुद ही इतने ज़िम्मेदार और सभ्य हैं। तो यहाँ पे वही समझना है कि जहाँ पे इतने लोग सभ्य हैं, ज़िम्मेदारी से रहते हैं कि कोर्ट, पुलिस, सरकार की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है? अब देखिए, गांधी जी को फिलोसॉफिकल अनार्किस्ट क्यों कहा जाता है? गांधी जी को फिलोसॉफिकल अनार्किस्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि गांधी जी मानते थे कि जितना अधिक राज्य होगा, उतनी ही कम व्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। ठीक? लेकिन वे ये भी जानते थे कि वर्तमान समाज अभी इतना नैतिक नहीं है कि सरकार के बिना चल सके। इसलिए उन्होंने कहा कि राज्य एक नेसेसरी ईवल है, यानी आवश्यक बुराई है। और ये एथिक्स में क्वेश्चन आ चुका है कि गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा कि राज्य एक आवश्यक बुराई है? तो इसलिए कहा। समझ में आया? क्यों? क्योंकि राज्य होगा तो व्यक्ति की स्वतंत्रता कम होगी। लेकिन गांधी जी ये भी जानते थे कि अगर राज्य नहीं होगा, वर्तमान समाज इतना अच्छा यूटोपियन थॉट वाला तो है नहीं कि सब कुछ बेहतर चलेगा। इसीलिए आवश्यकता महसूस करते थे कि सरकार नहीं रहेगी तो ये बाजा बजा देंगे पूरे समाज का। इसीलिए राज्य एक आवश्यक बुराई है। इसलिए इस तरह बोला, राज्य को पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब जानते थे कि राज्य नहीं होगा वर्तमान समाज में तो ये एकदम नेगेटिव एनार्किज्म फैला देंगे। इसीलिए राज्य एक आवश्यक बुराई है, इस सेंस में बोला उन्होंने। स्टेट एज़ अ नेसेसरी इविल, देखिए, समझिए इसको, राज्य एक आवश्यक बुराई है। इसका मतलब है कि राज्य पूरी तरह अच्छा नहीं है, क्योंकि वह कानून, पुलिस और दंड के माध्यम से लोगों पर नियंत्रण रखता है। लेकिन वर्तमान समाज में उसकी कुछ ज़रूरतें हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि सड़क पर कोई ट्रैफिक नियम नहीं है। अगर सभी लोग ज़िम्मेदार हैं, तो दुर्घटना नहीं होगी, लेकिन अगर कुछ लोग नियम तोड़ते हैं, तो ट्रैफिक पुलिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो गांधी जी कहते थे कि आदर्श समाज में पुलिस की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन वर्तमान समाज में है। आदर्श समाज में पुलिस की ज़रूरत नहीं है, वर्तमान समाज में है, यानी वर्तमान समाज आदर्श नहीं है, वो मानते थे इस बात को। ग्राम स्वराज, ये गांधी जी के अराजकतावाद का सबसे महत्वपूर्ण विचार, ग्राम स्वराज। मतलब कि हर गाँव खुद अपना शासन चलाए, अपने फैसले खुद ले, अपने विवाद खुद सुलझाए, अपनी ज़रूरतें खुद पूरी करे। एग्ज़ाम्पल के लिए, एक गाँव में पानी का प्रबंधन जो है ग्राम सभा करे, शिक्षा जो है गाँव चलाए, छोटे विवाद पंचायत सुलझाए और खेती और रोज़गार स्थानीय स्तर पर हो।
तब दिल्ली या राज्य सरकार पर निर्भरता कम होगी। ठीक? आज का एग्ज़ाम्पल देखिए, आज कुछ हद तक जो स्वयं सहायता समूह जो है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, सहकारी समितियाँ, ग्राम पंचायत जो है, इसी सोच को दर्शा रहे हैं। डिसेंट्रलाइज़ेशन डिसेंट्रलाइज़ेशन ऑफ पावर विकेंद्रीकरण, मतलब कि शक्ति जो है, ऊपर में केंद्रित ना होकर नीचे तक पहुँचे। ऊपर में कौन? दिल्ली, नीचे में कौन? गाँव तक। ऊपर में केंद्रित ना हो, गाँव तक पहुँचे। उदाहरण के लिए 2 मॉडल हैं, एक है केंद्रीकरण मॉडल, सेंट्रलाइज़ेशन यानी दिल्ली तय करे कि पूरे भारत में क्या होगा, और एक है डिसेंट्रलाइज़ेशन यानी हर गाँव अपनी स्थानीय समस्याओं का समाधान स्वयं करे, ठीक? ये है डिसेंट्रलाइज़ेशन। तो गांधी जी दूसरे मॉडल को पसंद करते थे, डिसेंट्रलाइज़ेशन को। चौथा है स्वैच्छिक सहयोग, वॉलंटरी कोऑपरेशन, मतलब क्या? कि लोग डर या दंड से नहीं, बल्कि अपनी इच्छा से सहयोग करें। डरा-धमका कर सहयोग नहीं लेना है, अपनी इच्छा से लोग करें। उदाहरण के लिए, मोहल्ले में सफाई अभियान है, एक तरीका क्या है? नगर पालिका जुर्माना लगा दे। दूसरा तरीका क्या है? लोग जो है स्वयं मिलकर सफाई करें। तो गांधी जी जो है दूसरे तरीकों को श्रेष्ठ मानते थे। नॉन वायलेंस, ये गांधी जी और पश्चिमी अराजकतावादियों के बीच का एक सबसे बड़ा अंतर है। पश्चिमी अराजकतावादी क्या मानते हैं? कुछ विचारक जैसे मिखाली, ठीक है? मिखाइल बाकुनिन मानते थे कि राज्य को हिंसक क्रांति से खत्म किया जा सकता है। राज्य को हिंसक क्रांति से खत्म किया जा सकता है। गांधी जी क्या मानते थे? कि हिंसा से प्राप्त व्यवस्था कभी स्थायी नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने कहा कि साधन और साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए। साधन और साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए। ठीक है? उदाहरण के लिए यदि भ्रष्ट सरकार को हटाने के लिए हिंसा की जाए, नई सरकार भी हिंसक बन सकती है। लेकिन यदि परिवर्तन अहिंसा से होगा, तो समाज अधिक नैतिक बनेगा। अभी देखिए सीजेपी क्या कर रही है? नॉन वायलेंस का पालन पालन करके इस्तीफा माँग रही है। अब वही हिंसा करने लगे। तो उनको लगेगा कि अब हिंसा कर के हम सबको ठीक कर देंगे। तो ऐसा नहीं चल सकता, स्थिति खराब हो जाएगी। तो वो क्या कर रहे हैं, अभी जंतर-मंतर पे किया है, अब पुणे में करने जा रहे हैं। पुणे में शेड्यूल कर दिया कि पुणे में भी होगा। इस्तीफा की माँग की जाएगी। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे। ठीक है? छठा है हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन, हृदय परिवर्तन। गांधी जी का सबसे प्रिय चीज़ है ये विचार, हृदय परिवर्तन गांधी जी के लिए। यानी कानून से पहले इंसान का चरित्र बदलना बदलना ज़रूरी है। 2 तरीके हैं उदाहरण के लिए देखिए। पहला तरीका क्या है कि पुलिस जो है चोर को पकड़ कर जेल भेज दे। दूसरा तरीका क्या है? चोर अपनी गलती समझे, यानी पश्चाताप करे और समाज उसे सुधरने का अवसर दे दे। तो गांधी जी जो है दूसरे तरीकों को आदर्श मानेंगे कि चोर अपने से गलती माने इस बात को। लेकिन ये आदर्श स्थिति है, चोर तो मानेगा नहीं। वो कहेगा कि मैं साधु हूँ। 7वां है अपरिग्रह, मतलब की ज़रूरत से ज़्यादा संग्रह नहीं करना है। ठीक है? इसको तो बहुत बार बताया जा चुका है। यानी 10 मकान, 20 गाड़ियाँ, बहुत सारी ज़मीन और दूसरों के पास रहने की एक भी ज़मीन नहीं। तो ऐसी असमानता संघर्ष पैदा करती है। अगर इस तरह की इनइक्वालिटी आएगी तो संघर्ष पैदा होगा। तो आप रिपोर्ट पढ़ते होंगे कि भारत देश में एक व्यक्ति के पास भारत की लगभग 70% जो है संपत्ति है और भारत की 70% आबादी के पास भारत की कुछ-कुछ संपत्ति है। पढ़ते ही हैं, तो ये वही है, ये अपरिग्रह का व्यावहारिक रिपोर्ट है। समझ में आया? और जब ऐसी असमानता दिखती है तो लोगों के मन में नफ़रत पैदा होती है। तो गांधी जी क्या बोलते हैं कि जितना चाहिए उतना रखो, बाकी समाज के लिए छोड़ो। ट्रस्टीशिप थियरी का मतलब है अमीर व्यक्ति अपनी संपत्ति का मालिक नहीं है, बल्कि समाज का ट्रस्टी है। उदाहरण के लिए, यदि किसी उद्योगपति के पास 100 करोड़ है, तो वो केवल अपने अपने लिए नहीं रखे, बल्कि मज़दूरों और समाज कल्याण के भी उनका उपयोग करे। मतलब हॉस्पिटल, स्कूल वगैरह बनाए, ये नहीं कि केवल जमा करते रखा रहे अपने पास। ठीक है? तो गांधी जी और पश्चिमी अराजकतावादी, देखिए साधन क्या है गांधी जी का? अहिंसा है। पश्चिमी अराजकतावादी क्या बोल रहे हैं? कई बार हिंसक क्रांति की जा सकती है। आधार क्या है गांधी जी का? नैतिक और आध्यात्मिक। और पश्चिमी अराजकतावादी क्या है? राजनीतिक और आर्थिक। ग्राम स्वराज, गांधी जी बनाम पश्चिमी अराजकतावादी। लक्ष्य क्या है गांधी जी का? ग्राम स्वराज। पश्चिमी अराजकतावादी क्या चाहते हैं? राज्य का अंत चाहते हैं। ठीक है? गांधी जी क्या कह रहे हैं कि राज्य हटना चाहिए, लेकिन राज्य किस सेंस में होना चाहिए? ग्राम स्वराज में। मतलब लोग अपने हिसाब से देख लें कैसे करना है। अपना-अपना गाँव अपने-अपने लेवल पे ही सब कुछ समझा लें। और पश्चिमी अराजकतावादी क्या बोल रहे हैं? राज्य को हटा ही दो पूरी तरह से, खत्म करो पूरा, कुछ नहीं होना चाहिए। गांधी जी के परिवर्तन क्या चाहते हैं? धीरे-धीरे चाहते हैं।
पश्चिमी अराजकतावादी क्या चाहते हैं? ऐसे जैसे मैंने चुटकी अभी बजाया ना, वैसा चाहते हैं, तुरंत। गांधी जी का तरीका क्या है? हृदय परिवर्तन। पश्चिमी अराजकतावादी क्या चाहते हैं? क्रांति। ठीक। तो गांधी जी का अराजकतावाद किन मूल्यों से जुड़ेगा? सेल्फ गवर्नेंस से, डिसेंट्रलाइजेशन से, अकाउंटेबिलिटी से, मोरल लीडरशिप से, नॉन वायलेंस से, कंपैशन से, ट्रस्टीशिप से। यानी स्वशासन, विकेंद्रीकरण, उत्तरदायित्व, नैतिक नेतृत्व, अहिंसा, करुणा, न्यायिकता, सर्वोदय, इन सब चीजों से। तो गांधी जी का अराजकतावाद हिंसक राज्य विरोध नहीं, बल्कि अहिंसा, ग्राम स्वराज, नैतिक आत्मनियंत्रण और विकेंद्रित स्वशासन पर आधारित राज्य की न्यूनतम भूमिका वाला आदर्श समाज है। समझ में आया? और यही कारण है कि गांधी जी को फिलोसफिकल अनार्किस्ट कहा जाता है, न कि क्रांतिकारी या हिंसक अराजकतावादी। समझ में आ गया? अब अराजकतावाद के कई प्रकार है, टाइप है, एक एक करके थोड़ा देखेंगे। ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि सभी अराजकतावादी एक बात पर सहमत होते हैं कि किसी भी व्यक्ति या संस्था को दूसरे पर जबरदस्ती शासन नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सवाल है कि सरकार हटने के बाद समाज कैसे चलेगा, और यहीं से अराजकतावाद के अलग अलग प्रकार पैदा हो जाते हैं। ठीक है। अब अनार्किज्म में हमें इंडिविजुअलिस्टिक अनार्किज्म और उसमें भी म्यूचुअलिज्म, अनार्को कैपिटलिज्म देखना है। और सोशल अनार्किज्म में अनार्को कम्युनिज्म, अनार्को सिंडिकेलिज्म और कलेक्टिविस्ट अनार्किज्म देखना है, एक एक करके। यहाँ पे हायरार्की और ट्री देख लीजिए। अनार्किज्म में इंडिविजुअलिस्टिक अनार्किज्म और उसमें भी 2 है, और फिर हमें उस क्या देखना है, सोशल अनार्किज्म में भी 3 है। ठीक है। और फिर गांधीयन अनार्किज्म, ग्रीन अनार्किज्म और अनार्का फेमिनिज्म और थोड़े अदर टाइप भी हैं, ये सब देखना है। तो व्यक्तिवादी अराजकतावाद क्या है? इसका मुख्य विचार है कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति की स्वतंत्रता है। व्यक्तिवादी अराजकतावाद क्या कह रहा है? इसी सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति की स्वतंत्रता है, राज्य, सरकार और कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप एक किसान हैं, आप क्या उगाए हैं, आप क्या उगाएंगे, किसे बेचेंगे, कितने में बेचेंगे, ये सरकार नहीं, आप तय करें। ठीक है। यानी याद रखने का ट्रिक क्या है? मैं पहले, समाज बाद में। अब आता है म्यूचुअलिज्म। मुख्य विचार क्या है? स्वैच्छिक सहयोग, समान आदान प्रदान होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए एक गांव में किसान जो है गेहूं देता है, मोती जूते देता है, बड़ई फर्नीचर देता है। अब सब लोग बिना सरकारी हस्तक्षेप के आपसी समझौते से लेन देन कर रहे हैं। यही है म्यूचुअलिज्म। आधुनिक उदाहरण क्या है इसका? कोऑपरेटिव सोसाइटी और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अराजक पूंजीवाद, एनार्को कैपिटलिज्म। मुख्य विचार क्या है? कि सरकार नहीं लेकिन बाजार बाजार हो, सरकार नहीं लेकिन बाजार हो, सरकार भले ना हो लेकिन बाजार होना चाहिए, अनार्को कैपिटलिज्म। मतलब क्या? उदाहरण के लिए आज जो है पुलिस क्या है? सरकारी। अराजक पूंजीवाद में निजी सुरक्षा कंपनी, और आप जो है पैसे देकर सुरक्षा खरीदेंगे। ठीक है। पुलिस क्या है? सरकारी अराजक पूंजीवाद में, सरकारी अराजक पूंजीवाद में निजी सुरक्षा कंपनी, आप पैसा देकर सुरक्षा खरीदेंगे। और आधुनिक एग्जांपल क्या है इसका? प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी, प्राइवेट आर्बिट्रेशन सर्विसेज। तो याद रखने का ट्रिक है कि नो स्टेट फुल मार्केट। ठीक है। ये है अनार्को कैपिटलिज्म। सोशल अनार्किज्म, सामाजिक अराजकतावाद क्या है? इसका मुख्य विचार है कि अकेली स्वतंत्रता नहीं, समानता भी जरूरी है। केवल स्वतंत्रता नहीं, समानता भी चाहिए। तर्क क्या है कि अगर एक व्यक्ति के पास 1000 करोड़ हो और दूसरे के पास कुछ ना हो, तो गरीब व्यक्ति वास्तव में स्वतंत्र नहीं होगा। ठीक है। एक के पास 1000 करोड़ रुपए, एक के पास फूटी कौड़ी नहीं है, दोनों स्वतंत्र अपने आप में, लेकिन अपना एक जो है आर्थिक रूप से काफी मजबूत है, एक आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, तो स्वतंत्र नहीं माने जाएंगे। आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है यहाँ पे। एक है अनार्को कम्युनिज्म, अराजक साम्यवाद। का मुख्य विचार है कि संसाधन सबके हैं, उपयोग जरूरत के अनुसार होने चाहिए। संसाधन सबके हैं, उपयोग जो है जरूरत के अनुसार होगा। और इसका फेमस फॉर्मूला ये है कि फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू नीड। एग्जाम्पल से समझिए। एक गांव में खेत जो है सबके, कारखाने सबका, ट्रैक्टर सबका, सब मिलकर काम करते हैं, फिर उत्पादन जरूरत के अनुसार बांटा जाता है। यह है अनार्को कम्युनिज्म। समझ में आया? मतलब खेत सबके हैं, कारखाने सबके हैं, ट्रैक्टर सबके हैं, और गांव के लोग, सब लोग मिलकर उसमें काम करते हैं, और फिर जो प्रोडक्शन होता है आपस में बराबर बराबर बांट लेते हैं। ठीक है। कॉमन ओनरशिप, इसको बोलते हैं कॉमन ओनरशिप। ये अनार्को कम्युनिज्म का
मुख्य भाव है, इस ये जो कॉमन ओनरशिप है इसको समझाती है। एनार्को सिंडिकलिज्म यानी अराजक संघवाद क्या है? का मुख्य विचार है कि मजदूर ही मालिक हो। एक लाइन में याद रखिए, का मतलब है कि मजदूर ही मालिक हो। उदाहरण के लिए, एक कार फैक्ट्री में मालिक नहीं, सरकार नहीं, मजदूर स्वयं प्रबंधन करे। ठीक है, वर्क ओन कोऑपरेटिव्स इसका एग्जांपल है। और यूपीएससी में कीवर्ड इसके लिए क्या है? लेबर यूनियन बेस्ड सोसाइटी, लेबर यूनियन बेस्ड सोसाइटी। अगला देखिए, कलेक्टिविस्ट एनार्किज्म यानी सामूहिक अराजकतावाद का मुख्य विचार क्या है कि संपत्ति सामूहिक होगी लेकिन वेतन काम के अनुसार मिलेगा। संपत्ति सामूहिक होगी लेकिन वेतन काम के अनुसार मिलेगा। उदाहरण के लिए, राम 10 घंटे काम करता है, श्याम 5 घंटे, तो राम को ज़्यादा मिलेगा। ठीक है? अब अंतर देखिए एनार्को कम्युनिज्म और कलेक्टिविस्ट एनार्किज्म में। एनार्को कम्युनिज्म का भुगतान कैसे होगा? ज़रूरत के अनुसार। और कलेक्टिविस्ट एनार्किज्म का भुगतान कैसे होगा? श्रम के अनुसार। एक ज़रूरत के अनुसार है, एक श्रम के अनुसार है। अब देखिए गांधीयन एनार्किज्म, गांधीवादी अराजकतावाद। मुख्य विचार क्या है कि राज्य कम से कम हो और समाज नैतिक हो। आधार क्या है? सत्य, अहिंसा, ग्राम स्वराज और स्वावलंबन, सेल्फ रिलायंस। उदाहरण के लिए, एक गांव में जो पंचायत विवाद सुलझाए, लोग सफाई स्वयं करें, स्थानीय उत्पादन हो और पुलिस और कोर्ट की जरूरत कम पड़े। तो गांधी जी का सबसे अच्छा विचार क्या है? सबसे अच्छा शासन वो है जो सबसे कम शासन करता है। ग्रीन एनार्किज्म, हरित अराजकतावाद क्या है? मुख्य विचार यह है कि प्रकृति पर शासन मत करो, प्रकृति पर शासन मत करो। समस्या क्या है? औद्योगिकीकरण, प्रदूषण, जंगलों की कटाई, वन्य जीवों का विनाश करना। उदाहरण के लिए, ऐसे समुदाय जो जैविक खेती करते हैं, कम ऊर्जा उपयोग करें, प्रकृति के साथ संतुलन में रहें, ये ग्रीन एनार्किस्ट है। आधुनिक लिंक क्या है? डीप इकोलॉजी से और सस्टेनेबल लिविंग से। अब अनार्का फेमिनिज्म क्या है? अराजक नारीवाद क्या है? इसका मुख्य विचार है कि राज ही नहीं बल्कि पितृसत्ता भी सत्ता का रूप है। एनार्क फेमिनिज्म क्या है? अराजक नारीवाद कि राज ही नहीं बल्कि पितृसत्ता भी सत्ता का एक रूप है, यानी पितृसत्तात्मक व्यवस्था भी खत्म होनी चाहिए, बराबरी हर जगह होनी चाहिए, हर तरीके से होनी चाहिए। ठीक है? उदाहरण के लिए, महिलाओं को निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, केवल पुरुषों। ठीक है? और केवल पुरुष नेतृत्व करें, ये भी ना हो। तो ये भी एक प्रकार का प्रभुत्व है, महिलाओं को निर्णय लेने का अधिकार ही नहीं है और केवल जो है पुरुष नेतृत्व कर रहे हैं, ये ना हो। उद्देश्य क्या है? लैंगिक समानता लाना, स्वतंत्रता लाना और सत्ता के सभी रूपों का विरोध करना। समानता हो तो कंप्लीट हो, यही है एनार्क फेमिनिज्म, अराजक नारीवाद। तो सभी टाइप्स यहाँ पे है। इंडिविजुअलिस्टिक एनार्किज्म यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता, म्यूचुअलिज्म स्वैच्छिक आदान प्रदान, एनार्को कैपिटलिज्म मुक्त बाजार, सोशल एनार्किज्म समानता और सहयोग होना चाहिए, एनार्को कम्युनिज्म जरूरत के अनुसार वितरण हो, और एनार्को सिंडिकलिज्म मजदूरों का नियंत्रण, कलेक्टिविस्ट एनार्किज्म श्रम के अनुसार भुगतान हो, गांधीयन एनार्किज्म अहिंसा और ग्राम स्वराज, ग्रीन एनार्किज्म पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, और एनार्का फेमिनिज्म लैंगिक समानता से जुड़ा हुआ है। ठीक है? तो गांधी जी का अराजकतावाद अन्य अराजकतावादियों से अलग है क्योंकि वह राज्य विरोध को हिंसा से नहीं बल्कि सत्य, अहिंसा, ग्राम स्वराज और नैतिक आत्मनियंत्रण और हृदय परिवर्तन के माध्यम से करना चाहते हैं। इसलिए गांधीवादी अराजकतावाद को मोरल एंड स्पिरिचुअल एनार्किज्म भी कहा जाता है। तो आज एनार्किज्म अभी खत्म नहीं हुआ है, ये अभी हमने एनार्किज्म थोड़ा सा समझा है और उसका थोड़ा टाइप देखा है। अभी अलग अलग विचारकों के द्वारा हम देखेंगे कि एनार्किस्ट किस टाइप के एनार्किस्ट रहे हैं और क्या क्या बातें कही हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।